नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। सर आज जो लेके जाने वाले हैं वो लेके चलेंगे हम मैथ पेडालॉजी, है ना। मैथ की जो पेडालॉजी लेके चलेंगे सर, वो 1 से लेके पूरा 5 क्लास तक, और उसमें जितना हो जाएगा टोटल सर हम लेके चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर हम जानेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव ऑप्शन, है ना। यही तो आपको जानना था ना सर, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले देखते हैं सर सही ऑप्शन सकारात्मक और नकारात्मक। क्या देखना है, कौन सा ऑप्शन सकारात्मक है और कौन सा ऑप्शन नकारात्मक है। क्या जानना है सर, कौन सा ऑप्शन सकारात्मक है और कौन सा ऑप्शन नकारात्मक है। अगर सकारात्मक ऑप्शन की बात की जाए सर, इसमें हथेली सकारात्मक होगा, पत्ते सकारात्मक होगा, नोटबुक सकारात्मक होगा, निपुणता सकारात्मक होगा, विचार सकारात्मक होगा, साक्षर सकारात्मक होगा, कौशल सकारात्मक होगा, प्रोत्साहन सकारात्मक होगा, प्रेक्षण सकारात्मक होगा, मापें सकारात्मक होगा, अप्रमाणिक मापें सकारात्मक होगा, तार्किक सकारात्मक होगा, बिंदु सीट डायरेक्ट मिलेगा सकारात्मक होगा, डार्ट पेपर सकारात्मक होगा, अभ्यास सकारात्मक होगा, प्रयोग सकारात्मक होगा, स्थानिक समझ सकारात्मक होगा, स्थानीय मापें या स्थानीय मान भी सर हो सकता है सकारात्मक होगा, और संख्यात्मक अवस्था सकारात्मक होगा, उपचारात्मक तकनीकी सकारात्मक होगा, जियो बोर्ड सकारात्मक होगा, प्रतिकारी सकारात्मक होगा। इसके साथ ही साथ सर प्रतिकारी के साथ साथ आंकड़ा विश्लेषण सकारात्मक होगा, ग्राफ पेपर सकारात्मक होगा, विभिन्न रंगतें सकारात्मक होगा, पुनः अवसर सकारात्मक होगा, है ना, अनगिन कमरे सकारात्मक होगा, पूर्व ज्ञान सकारात्मक होगा, स्थानीय भाषा सकारात्मक होगा, प्रयास सकारात्मक होगा, शब्द चार्ट सकारात्मक होगा, अक्षर सकारात्मक होगा, भयमुक्त वातावरण सकारात्मक होगा, परिप्रेक्ष्य सकारात्मक होगा, खोज सकारात्मक होगा, ऑडियो वीडियो सकारात्मक होगा, समूह चर्चा सकारात्मक होगा, सहभागिता सकारात्मक होगा, निष्कर्ष सकारात्मक होगा, अवसारी या अर्थ सकारात्मक होगा, मूल्य निर्माण सकारात्मक होगा, स्वाभाविक सापेक्षा सकारात्मक होगा, साक्षर सकारात्मक होगा, क्रम सकारात्मक होगा, हर बालक सीख सकता है सकारात्मक होगा, ग्रिड पेपर सकारात्मक होगा, अप्रमाणित मापें सकारात्मक होगा, सर्वेक्षण सकारात्मक होगा, संदर्भ सकारात्मक होगा, संकल्पना सकारात्मक होगा, मूल से अमूल सकारात्मक होगा, शून्य का परिचय सकारात्मक होगा, विस्तार रोजमर्रा सकारात्मक होगा, वास्तविक जीवन सकारात्मक होगा, और संकल्पना सकारात्मक। कहने का मतलब है आप यहाँ देख पा रहे हैं ना कि हथेली से बच्चे सीखते हैं, है ना, पत्तों से सीखते हैं, नोटबुक से सीखते हैं, है ना, निपुण विचार से सीखते हैं, साक्षर कौशल। बालक को हम जितना ज़्यादा प्रोत्साहन करेंगे तब बालक सीखेगा। देखो, प्रमाणित मापों से नहीं सीखता है बालक, अप्रमाणिक मापों से सीखता है। समझ रहे, अप्रमाणिक मापों का मतलब है बहुत सारे, जैसे डग है, बिलस्त है ना, बिता है ना, ये हाथ है, इस प्रकार की मापें अप्रमाणित मापें होगी। कोई भी तार्किक सीखेगा, है ना, बिंदु चार्ट से सीखेगा, डॉट पेपर से सीखेगा, स्थानिक समझ मतलब चीज़ों के बारे में सीख लेगा, उपचारात्मक तकनीकी भी सीखेगा, जियो बोर्ड के माध्यम से सीखेगा, है ना। और जबकि सर नेगेटिव क्या हो जाएंगे, देख लो, अधिक से अधिक किसी ऑप्शन में दिया जाए ऑप्शन गलत हो जाएगा, न्यून दिया जाए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बड़ा दिया जाए ऑप्शन गलत हो जाएगा, छोटा दिया जाए ऑप्शन गलत होगा, प्रत्येक दिया जाए ऑप्शन गलत हो जाएगा, भिन्न दिया जाए ऑप्शन गलत हो जाएगा, स्पष्ट गलत हो जाएगा, आनंद गलत हो जाएगा, मज़ा गलत हो जाएगा, सजा गलत हो जाएगा, क्षमता गलत हो जाएगा, उच्चतर गलत हो जाएगा, अलग अलग गलत हो जाएगा, निष्क्रिय गलत हो जाएगा, सीवी गलत हो जाएगा, है ना, तुरंत गलत हो जाएगा आपका, लापरवाह गलत हो जाएगा, याद करना गलत हो जाएगा, अवसाद दंत वाले शब्द ये हैं, ये गलत हो जाएगा ना, कमी गलत हो जाएगा, अशुद्ध गलत हो जाएगा, अस्वीकार गलत हो जाएगा, नष्ट गलत हो जाएगा, ढेर गलत हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, सीमित गलत हो जाएगा, विस्तृत गलत हो जाएगा, मात्र या विरोध गलत हो जाएगा, है ना। ये सारे ऑप्शन कैसे चले जाएंगे सर, गलत हो जाएंगे। और ध्यान रखना, गलत पे गोला करना, अनदेखी गलत हो जाएगा,
कठोरता गलत हो जाएगा, खाली गलत हो जाएगा, अशु गलत हो जाएगा, नकल गलत हो जाएगा, कमज़ोर गलत हो जाएगा, उच्च गलत हो जाएगा, निम्न गलत हो जाएगा, सभी गलत हो जाएगा। कोई भी अंक आपका दिया जाए तो निश्चित तौर पे गलत हो जाएगा, प्रमाणित माप गलत हो जाएगी, संकीर्ण गलत हो जाएगा, छोटे छोटे गलत हो जाएगा, कठिनाई गलत हो जाएगा, कड़े गलत हो जाएगा। तो अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्न भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे, ये तो हमारी रही ट्रिक्स। ट्रिक्स के बात करते हैं भाषा की भूमिका, और इसमें सर हम लेके चलेंगे मैथ पेडागॉजी, जिसको कहते हैं क्लास बाई क्लास पेडालॉजी। क्या कहेंगे, क्लास बाई क्लास पेडालॉजी। गणित जो इसमें हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं प्रारंभिक स्तर। एक बात ध्यान रखना है, अगर आप प्रारंभिक स्तर से पढ़ोगे तभी 6 से 8 का पेडालॉजी सॉल्व कर पाओगे। अगर आप एकदम ये कह दो तो 6 से 8 हम पढ़ लें सॉल्व हो जाएगा, तो आपसे प्रश्न सर सॉल्व नहीं होगा। आपको सारे प्रश्न जब ही सॉल्व कर सकते हैं जब आपको ये आती हो। अब समझ लो सर, हाँ 8 तक है, इसका दूसरा भाग उसमें दिया है, इसमें नहीं, हमने काट दिया है उस भाग को। चलो दोबारा से हम लगा लेंगे इस भाग को, तब कर लेंगे 6 से 8, 1 से 5 वाला पूरा कवर कर लो। देखो भूमिका का मतलब यहाँ ये है सर, गणित सिखाने का उद्देश्य, जो गणित सिखाने का सर उद्देश्य होता है वो गणितीय कौशल का विकास करना होता है बालक में, है ना। बालक में क्या होता है, गणितीय कौशल का विकास करना है, मतलब संख्याओं को, जिसमें देखो मुख्य रूप से उनमें क्षमताओं का विकास करना, विशेष रूप से अंक ज्ञान हो गया सर, है ना, सामान्य मापन हो गई सर, है ना, दशमलव और प्रतिशत का ज्ञान हो गया, है ना, संगणन क्षमताओं का ज्ञान हो गया, है ना। इसके साथ साथ गणित केवल संख्या और गणितीय संक्रियाओं और ज्यामितीय आंकड़ों की गणना नहीं करता है, बल्कि ये आपको बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है। अर्थात कह सकते हैं दैनिक जो हमारी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का निदान भी कौन करता है, गणित के माध्यम से हम आसानी से कर लेते। अगर आप ये 1 से लेकर 5 तक पढ़ लेते हो, 8 तक पेडालॉजी, तो आपके निश्चित ही भाषाई प्रश्न सारे बन जाएंगे, एक भी भाषाई प्रश्न बिगड़ेगा नहीं। पढ़ के देखो उसके बाद लगाना आप। अब वो क्या कह रहा है, सरलता से हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से हम समस्या का समाधान करते हैं। इसके साथ साथ गणित जो होता है वो अवधारणाओं के बिना समझे, है ना, गणित में अवधारणा की समझ हम समझाते हैं, ना कि गणित को हम रटाते हैं, है ना। और जब तक हम अवधारणा को नहीं समझाएंगे किसी भी विषय के, चाहे गणित हो या और कोई, जब तक आप समझ नहीं सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ क्या करें, गणित की प्रवृत्ति बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी कारण बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं। बालक गणित से क्यों डरते हैं, बात यह है कि बालक गणित से इसलिए डरते हैं क्योंकि बालकों को जो गणित होता है सर उसकी अवधारणा नहीं समझाई जाती, प्रयास किया जाता है रटाने का। तो हमें रटाना नहीं है, क्या कराना है, गणितीय अवधारणाओं की समझ को प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट रूप से आवश्यकता होती है। हमें प्रत्येक रूप से गणित की अवधारणाओं को बालक को सही तरीके से समझाना है। अगर बालक गणित की अवधारणाओं को समझ लेता है तो निश्चित तौर पे गणित को समझेगा। अब देखो, इसके साथ साथ जो गणितीय संक्रियाएं होंगी उन गणितीय संक्रियाओं में बालक को आनंद आने लगेगा, और जब गणित में आनंद आने लगेगा अर्थात गणित की अवधारणाओं में समझ विकसित करने लगेगा, तो शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण होता है कि पाठ्यक्रम कैसे निर्धारित किया जाए। अगर हमें बालक की बातों को पता लग जाए, ये अवधारणात्मक सोच कैसे सोच रहा है, कैसे ये चीज़ों को सीखेगा, है ना, तो निश्चित तौर पे जो गणित का पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसको बनाने में आसानी होती है। और जब बालक बातचीत बनाने में आसानी होगी तो बालक उसको समझेगा भी, अर्थात बालक की समझ का विकास भी हो जाएगा। चलिए अब देख लो, शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि गणित की विभिन्न अवधारणाओं की समझ विकसित करें। मतलब वो ये कह रहा है कि शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि जो शिक्षक है गणित की विभिन्न अवधारणाओं की समझ बालकों में विकसित करें, तथा इस दौरान बच्चों के ऐसे अवसर पर क्या कह रहा है, बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे बच्चे स्वयं के साथ साथ अपने परिवार, अपना आसपास तथा विद्यालय आदि के वातावरण से गणित का संबंध
स्थापित करें। यही तो प्रश्न बार बार रिपीट होता है। क्या प्रश्न रिपीट होता है कि बालक को गणित कैसे सिखाएं? बालक को गणित स्वयं से सीख सके, साथ यही ट्रिक है, सीधा अंडरलाइन कर लो इस पे। स्वयं से सीखेगा, साथ साथ अपने परिवार, अपने आसपास और अपने विद्यालय आदि के वातावरण से बालक गणित में क्या करेगा? संबंध स्थापित करेगा। अंडरलाइन कर लो इसको। बालक क्या करेगा? संबंध स्थापित कर लेगा। जब बालक संबंध स्थापित करेगा तो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होगी उसमें कुछ हम उदाहरण सम्मिलित करते हुए बालक को सिखाएंगे। क्या करेंगे? सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बालक को कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और उन उदाहरणों के माध्यम से बालक बहुत अच्छे से सीखेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है? बालक को जब भी हम गणित पढ़ाएं तो उसके वातावरण से जोड़कर, है ना, उसके परिवार से जोड़कर, उसके समाज से जोड़कर, है ना, और गणित में क्या करें? संबंध स्थापित कराएंगे और वास्तविक उदाहरण देंगे। अब देखो ये लाइन क्या कह रही है, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं शिक्षण संबंधी परिणामों को प्रभावित करती हैं। जो हम बालक को सिखाते, जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो शिक्षण को क्या करेंगी सर? प्रभावित करेंगी। क्या करेंगी? शिक्षण को प्रभावित करेंगी। साथ ही इन प्रतिफलों जो आप सिखा रहे, प्राप्त होने के बाद बच्चों में जो कक्षा के वातावरण के अनुरूप बदल जाएगा। अर्थात कहना, जब बालक सीख रहा है तो सिखाते समय जब हम बहुत सारे उदाहरण देंगे, साथ साथ उसके परिवार से जोड़ेंगे, है ना, उसके घर से जोड़ेंगे, माँ से जोड़ेंगे, बाप से जोड़ेंगे, वातावरण से जोड़ेंगे, तो वैसे ही बालक के अनुरूप बालक क्या करेगा? ढल जाएगा और जो वो सीख रहा है उसमें नवाचारी सृजन हो सकेगा। क्या हो सकेगा? नवाचारी, अर्थात बालक नए नए तरीकों से सीखेगा और सीखने के साथ साथ विभिन्न सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं के माध्यम से गणित विषय को कैसा बनाया जा सकता? आनंदमयी एवं रुचिकर। यही सीटेट में प्रश्न सर आपसे पूछा जाता है कि गणित को कैसे आनंदमयी एवं रुचिकर बनाया जा सकता है। तो गणित को कैसे बनाएंगे? बालकों की लोकल भाषा से जोड़कर, परिवार से जोड़कर, उनके समाज से जोड़कर, माँ और बाप से जोड़कर जब हम पढ़ाते हैं तो गणित को रुचिकर बनाया और आनंदमयी बनाया जा सकता है। अब पाठ्यक्रमी अपेक्षा क्या है? यहाँ हमने सबसे पहले लिया है सर 1 से 5 तक बालक क्या सीखेगा। तो जान लो, बच्चों का गणित उपयोग से परिचित कराया जाए। सिर्फ गणित को किससे? गणित का आप उपयोग कैसे करेंगे? गणित को उपयोग करने से क्या किया कह रहा है? परिचित कराएंगे। साथ ही साथ बच्चों में तर्क, चिंतन और समस्या सुलझाना और निर्णय लेना और क्रमबद्धता और अनुशासन एवं निरपेक्षता आदि गुणों का विकास। ये सर पूरा ट्रिक है। ये क्या है सर? पूरी ट्रिक्स है। अगर किसी ऑप्शन में तर्क होता है, चिंतन होता है, समस्या सुलझाना होता है, निर्णय लेना होता है, क्रमबद्धता होता है, अनुशासन होता है, निरपेक्षता आदि का जब गुण का विकास होता है तो किसके माध्यम से होता है? जब हम गणित पढ़ाते हैं 1 से 5 तक बच्चों में। 1 से 5 तक में कौन? लंबा चौड़ा, कम अधिक, छोटा बड़ा, हल्का भारी, दूर पास, पतला मोटा, ऊंचा नीचा आदि संबंधों का भी हम ज्ञान कराते। इससे कौन बड़ा है, इससे कौन छोटा है, कौन इससे मोटा है, कौन इससे पतला, कहाँ तक? 1 से लेके 5 तक, है ना। और आप 8 तक का जब ही सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो, अगर ये बात 1 से लेके 5 तक में आती है और आप हो 8 का, तो ऐसी इनको काट देना। 8 तक का अपने आप 6, 7, 8 वाला ऑप्शन निकल आएगा। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज रहोगे 6 से 8 वाले मैथ को सॉल्व करने में, है ना। अब चलिए, वो कह रहा है संख्याओं के माध्यम से गणना करना की क्षमता। ये भी सीटेट में पूछा गई। बालक को हम गणना करने कैसे सिखाएंगे? संख्याओं के माध्यम से गणना करना सिखाएंगे। साथ ही गणित की मूलभूत जो संक्रियाएं हैं उनको भलीभांति परिचित कराएंगे। जोड़ भाग गुणा घटाना जो संक्रियाएं हैं उनको क्या कराएंगे? 1 से 5 तक हम परिचित कराएंगे और ज्यामितीय आकृतियों का सिर्फ ज्ञान देंगे। क्या देंगे? वो भी 1, 2, 3 में नहीं, 4, 5 में सिर्फ ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान देंगे। ए से लेके बी तक। इसको यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया, क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। जो ज्योमेट्री आकृतियाँ हैं उनका हम 1 से 5 तक में ज्ञान देंगे। और गणित में बिंदु तथा रेखा की अवधारणा विकसित करेंगे। ये भी प्रश्न बना, अभी ट्रिक्स में लिखाया था हमने, ये यहीं से लिखाया। बिंदु और रेखा का ज्ञान हम कब देंगे? हम
कक्षा 1 से लेके 5 तक में देंगे तथा तार्किक दृष्टिकोण भी बालकों में हम विकसित करेंगे और आंकड़ों के रूप में व्याख्या करने की, हालांकि व्याख्या यहाँ नहीं होगी, आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करने की हम क्षमता विकसित करेंगे। जो आंकड़े हैं उनको बालक प्रस्तुत करने लगेगा तथा दैनिक जीवन में घटनाओं, गतिविधियों, सामग्रियों का वर्गीकरण करने की क्षमता भी हम विकसित करेंगे। अगर ये चीज़ करने लगता है, ये आपको पढ़ने में अजीब लगेगा सर, है ना। अब देखो पाठ्यक्रमी उच्च प्राथमिक स्तर का भी देखो इसमें दिया है देखो, पाठ्यक्रमी अपेक्षा उच्च प्राथमिक स्तर, वो तो प्राइमरी का था। अब देखो उच्च प्राथमिक स्तर में 6 से लेके 8 तक का अगर आप दे रहे हो तो इसका देख लो वो क्या कह रहा है। उच्च प्राथमिक गणितीय दृष्टिकोण को सोचने, समझने, विश्लेषण करने, ये प्रश्न बढ़ गया। यहाँ क्या बच्चा समझ के साथ साथ चीज़ों का विश्लेषण करने लगता है। क्या करने लगता? विश्लेषण। तो ये विश्लेषण 6 से लेके 8 तक हो गया और जबकि सोच और समझ 1 से लेके 5 तक हो गया। अगर बहुत कर दें तो 6 से लेके 8 तक हो गया। तो इन्हीं पॉइंटों को, छोटे छोटे पॉइंटों को जानते हुए हमें चलना है। अगर ये सारे पॉइंट हमने जान लिए तो निश्चित तौर पे आपसे पेडालॉजी 13 नंबर 14 नंबर की आसानी से बन जाएगी, चाहे वो प्राथमिक की हो या जूनियर की हो। कुछ थ्योरियाँ भी हैं। अब देखो इसमें कह रहा है विभिन्न गणितीय अवधारणाओं की स्पष्ट समझ। देखो वहाँ समझ थी, यहाँ 6 से 8 में क्या लग गया? स्पष्ट समझ विकसित करना। तथा देखो यहाँ परिभाषाओं और सिद्धांतों और तथ्यों में, देखो 6 से 8 हो गया और 6 से 8 में क्या कह रहा है? परिभाषा कह रहा है, सिद्धांत कह रहा है और तथ्यों की जानकारी प्रदान करना। क्या कह रहा है? इन तथ्यों की जानकारी हम प्रदान करेंगे, ये बात इसमें कह रहा है। अब देख लो चौथा इसमें पॉइंट समझना है इसको। गणितीय परिभाषाओं तथ्यों में, परिभाषाओं में और सिद्धांतों में और तथ्यों में, इन दोनों में पारस्परिक संबंध स्थापित करेगा और अंतःक्रिया स्थापित करेगा। क्या करेगा? पारस्परिक संबंधों के साथ अंतः संबंध विकसित करेगा। क्या करेगा? पारस्परिक संबंधों के साथ अंतः संबंध भी यहाँ विकसित करेगा। ये किसके लिए है? ये पॉइंट सीटेट के लिए है और सीटेट में 6 से 8 तक के लिए सर ये महत्वपूर्ण है। देखो कैसे नहीं बनता है पेडालॉजी यार, मुझे तो मैथ बिल्कुल नहीं आता, फिर भी बनाता हूँ सारी, और बनेगा, समझना। नेक्स्ट कह रहा और अंतः संबंध, ये तो हमने कहा ही है, किसी भी ऑप्शन में अंतः संबंध सही हो जाएगा, वो यहीं से तो शब्द निकला है। पारस्परिक, परिभाषा, सिद्धांत, यहीं से तो ये संबंध निकले। अब वो कह रहा है 5वां, हम देखो गणितीय संक्रियाओं का प्रयोगात्मक पुष्टि करना। देखो प्रयोगात्मक पुष्टि पूछा गया, प्रयोगात्मक पुष्टि करने की क्षमता का विकास करना, मतलब जो गणितीय संक्रियाएं हैं, जोड़ भाग गुणा घटाना, इसको प्रयोग कर लेगा और प्रयोग करने के साथ साथ इसकी पुष्टि भी कर देगा। क्या कर देगा? बालक पुष्टि भी करने लगेगा 6 से 8 तक। किसमें करने लगता है? 6 से 8 तक में पुष्टि करने लगता है। इसके साथ साथ देखिए अन्य विषयों होगा सर, क्या है? विषयों, अन्य विषयों के साथ गणित का सह संबंध स्थापित, ये भी सीटेट में पूछा गया है। किसमें पूछा गया? सीटेट में ये पूछा गया है कि गणित जो विषय है अन्य विषयों के साथ साथ भी इसका सह संबंध स्थापित करेंगे। बालकों में जो कैपेसिटी है वो इसमें आ जानी चाहिए। इसके साथ साथ देखिए आप नवीन गणितीय अवधारणाओं की जानकारी प्रदान करते हुए बच्चों को भावी जीवन हेतु तैयार करना। किसके लिए तैयार करेंगे? भावी जीवन के लिए बालकों को तैयार करेंगे। और किसमें? गणितीय अवधारणाओं की जानकारी प्रदान करते हुए, है ना, गणितीय अवधारणाओं की जानकारी प्रदान करते हुए, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें गणितीय अवधारणाओं की जानकारी देंगे। ये सारे सीटेट की ट्रिक्स है, सीधा सीधा आपको रखा मिलेगा प्रश्न। आप देख लो, गणितीय अवधारणाओं को मानवीय मूल्यों से जोड़ने का भी काम करेंगे हम। किससे जोड़ने का काम करेंगे? मानवीय मूल्यों से, वैल्यू से, मानव की क्या है कैसे है ना। ये सारी सर ट्रिक्स है। हमारे सर थे डॉक्टर NK सिंह, उन्होंने हमें पढ़ाया था CDP बहुत अच्छे से, वो इस दुनिया में नहीं है ना। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें देने का। अब देख लीजिए सर, ये हो गया। अब देखो, अब कक्षा 1 में है मान लो बालक, किसमें?
कक्षा 1 में है बालक, तो कक्षा 1 में क्या क्या आना चाहिए? तो कक्षा 1 में 1 से 99 तक की संख्याएं आनी चाहिए और उन संख्याओं का दैनिक जीवन में प्रयोग कर ले। क्या कर ले? दैनिक जीवन। अब सुनो भाई, जो क्लास 1 से 5 तक हैं उनके लिए भी सही है, और जो 6 से 8 का पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। बुर्स ने पूछ लिया क्लास 8, है ना, तो यहाँ ये क्रॉस तो कर दोगे, ऐसे नहीं है ये ऑप्शन, है ना। अब देख लो, वो कह रहा है अब कुछ सीखने सिखाने की क्रियाएं हैं। देख लो, शिक्षक बच्चों को व्यक्तिगत रूप से जोड़े और समूह में कार्य, ये पूछा गया है। क्या करेगा? कक्षा 1 में समूह में कार्य कराने का अवसर देगा, साथ ही साथ वातावरण, उस तरह का वातावरण बनाएगा जो बालक चीज़ों को सीख सके, समझ सके। दूसरा प्रश्न, इसमें कक्षा में अंदर एवं बाहर की विभिन्न वस्तुओं के बारे में बताएगा और बालकों को अवलोकन करने के लिए कहेगा, है ना, जिससे बालकों की जो शक्ति है उसका इसमें विकास होगा। अब देखो, स्थान संबंधी शब्दावलियां हैं, जैसे ऊपर नीचे कक्षा 1 में बताएगा, आगे पीछे कक्षा 1 में बताएगा, अंदर बाहर कक्षा 1 में बताएगा, शीर्ष कौन है तल कौन है कक्षा 1 में बताएगा, दूर कौन है पास है कक्षा 1 में बताएगा, पहले और बाद कक्षा 1 में बताएगा, और पतला मोटा अच्छा 1 में बताएगा, छोटा बड़ा आदि किसके माध्यम से? गतिविधियों के माध्यम से। ये सीटेट में पूछा गया है। किसके माध्यम से बताएगा? गतिविधियों के माध्यम से बताएगा। अब देख लो, शिक्षक दूर पास लंबा मोटा पतला भी बताएगा, है ना। शिक्षक वर्गीकरण, ये प्रश्न आया हुआ कल हम सॉल्व करा रहे थे। शिक्षक वर्गीकरण को समझाने हेतु चित्र कहानी का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा? चित्र और कहानी के माध्यम से पढ़ाने का प्रयोग करेगा। साथ ही साथ आपको एक बात, शिक्षक बच्चों से संख्याओं से पूर्व की अवधारणा को समझाने का भी प्रयास करेगा और जिसको रंगों के माध्यम से बढ़ेगा। दूसरी चीज, मूर्त वस्तुओं से पढ़ाएगा, जिसमें एक पत्ती, दो कंकड़ आदि के माध्यम से जो चीज़ें मूर्त होती हैं उनको दिखाता जाएगा और दिखाते हुए पढ़ाता जाएगा, है ना। ये पूरा मैराथन आज हम पढ़ाएंगे, भले ये 2, 3, 4 जितने का हो, पूरी CDP इसमें ख़त्म कर देंगे, 1 से लेके 8 तक का पूरा, है ना। अब देखो, शिक्षक कक्षा में किसी पैटर्न का अवलोकन पर चर्चा करेगा। शिक्षक क्या करेगा? पैटर्न के अवलोकन पर चर्चा करेगा तथा बच्चों को अपने शब्दों में पैटर्न का वर्णन करने के लिए कहेगा। क्या कहेगा? पैटर्न का वर्णन। कोई भी पैटर्न समझा देगा और उस पैटर्न को बालक से कहेगा कि आप एक्सप्लेन करो। ये सीटेट में पूछा गया है। एक क्लास 1 में क्या करेगा? तो पैटर्न का क्या करेगा? अवलोकन या पैटर्न का वर्णन करेगा। अब देख लो, दूसरी चीज, बालक को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे, जिससे बच्चे आगे क्या आएगा, और जब आगे क्या आएगा ये अवधारणा होती है तो निश्चित तौर पे बालक जिज्ञासु होगा। कैसा होगा बालक? जिज्ञासु होगा। साथ ही साथ उचित तर्क के साथ बताएगा। शिक्षक बच्चों किसी भी चित्र में बिंदु युक्त रेखा पर अनुरेखण कराएगा, है ना। कोई बिंदु युक्त है जैसे ऐसे, तो इस पे इस प्रकार की रेखा करने के लिए कहेगा। ये भी सीटेट में आपका पूछा गया है, प्राइमरी स्तर पर पूछा गया। अब देख लो आप, शिक्षक ठोस वस्तुओं, किसकी बात कर रहा है? ठोस वस्तुओं जैसे तीली, कंकड़, गेंद, टॉफी इत्यादि के माध्यम से जोड़ और घटाव क्रिया का क्या कराएंगे? बोध कराएंगे। मतलब मूर्त चीज़ों को ले लेंगे और मूर्त चीज़ों के माध्यम से बालकों को इन क्रियाओं का जोड़वाग। शिक्षक चित्रों के संदर्भों में स्थितियों का कोई भी चित्र दे देंगे, उस चित्र पर स्थिति का वर्णन करेंगे तथा किसी भी पैटर्न पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। कोई भी जो पैटर्न होगा उस पैटर्न पे क्या कर लेंगे? चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखो, क्लास 2 में क्या रहेगा? क्लास 1 फिनिश्ड हो गया, तो क्लास 1 की प्रमुखता क्या बातें रहीं? 1 से 99 तक गिनतियाँ रहीं, है ना, और चित्रों के माध्यम से पढ़ाएंगे और अवधारणा को समझाएंगे और बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, चीज़ों को मूर्त क्रियाओं के माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे। 1 फिनिश्ड हो गया। अब देखो 2 में क्या उम्मीदें करेंगे हम बालकों से या क्या अपेक्षाएं करेंगे? बच्चे 3 अंक की संख्याओं को पढ़ सकें और
लिख सकें तथा दैनिक जीवन में इनका प्रयोग कर सकें और विविध वस्तुओं की आकृतियों की पहचान कर सकें और उनमें अंतर कर सकें। 2 में क्या करेगा, विभिन्न वस्तुओं की आकृतियों की पहचान कर लें और पहचान के साथ साथ उनमें अंतर कर लें। साथ ही साथ अब देखो क्या करेंगे, इसकी कुछ बातें हैं, ये बातें सीटेट के लिए रामबाण साबित होंगी। क्या होंगी? रामबाण। आज पूरा मैथ क्लियर कराना है। क्या कराना है? पूरा मैथ क्लियर। उसके बाद मैथ के आपसे प्रश्न लगवाऊंगा, है ना, पूरे मैथ के सारे प्रश्न लगवाऊंगा। अब देख लो, शिक्षक बच्चों के साथ किसका प्रयोग करेगा? संख्या कार्ड का प्रयोग करेगा, है ना। संख्या में संख्यांक क्या है और संख्या क्या है, इन पर अभ्यास कराएंगे। संख्या और संख्यांक में अंतर बताएंगे तथा शिक्षक माचिस या तीली अथवा अन्य वस्तुओं की सहायता से भी जोड़ भाग गोड़ घटाना पर अभ्यास कराएंगे और शिक्षक अंक कार्ड और वीडियो आदि की सहायता से स्थानीय मान, एक ये ट्रिक है, क्या है? स्थानीय मान। अगर ये किसी भी ऑप्शन में दी जाए ए तो ऑप्शन ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? सही हो जाता है, किसी भी ऑप्शन में स्थानीय मान दिया जाए, है ना। अब देख लो, अंक कार्ड स्थानीय मान कार्ड का प्रयोग करते हुए शिक्षक बच्चों के साथ संख्याओं की क्या करेगा? कक्षा 2 में तुलना कराने लगेगा, है ना। कौन? अब देखो तुलना, 1 से कम 1 से ज़्यादा, नहीं आया समझ में? कौन 1 से कम है, कौन 1 से ज़्यादा है। ये देखो तीली है 1 और 1 2, अब यहाँ कितनी है? 1, है ना। अब वो पूछेगा कौन 1 है, तो ये 1 है। 1 से ज़्यादा कौन है? 1 ही है। 2 से ज़्यादा कौन है? तो ये 2 से ज़्यादा हो गई, है ना। तो इस प्रकार की तीलियों से भी क्या कराएगा? संख्याओं की तुलना क्लास 2 में कराएगा। अब देखो क्लास 3, इसी में चलेंगे। बोर्ड पर चित्र बना देगा और उन चित्रों की मदद से जोड़ एवं घटाव की प्रक्रिया, तो हम 2 में कैसे पढ़ाएंगे? चित्र बना के, चित्र से ही प्रक्रिया को समझाएंगे, जोड़ और भाग की प्रक्रिया को। शिक्षक बच्चों को दैनिक जीवन में जुड़ी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न सीटेट में आया है और उन घटनाओं के माध्यम से जोड़ और घटाव पर बच्चों से क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे तथा इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के भी अवसर देंगे। क्या देंगे? इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के। ये अंडरलाइन करते जाओ सर, अगर आप अंडरलाइन कर लो, इतना क्लियर करना है, आज पढ़ लो पूरा, ये मैथ बनने लगेगा। अब देख लो, शिक्षक बच्चों को गुणा की, जब शिक्षक बच्चों को गुणा की अवधारणा पढ़ाएगा तो ठोस चित्र या प्रतीकों का सहारा लेगा। किसका सहारा लेगा? ठोस चित्र या प्रतीकों का सहारा लेगा, है ना। दूसरी बात, हमेशा इसमें अमानक इकाई का, ये ट्रिक है तुम्हारी, किसका प्रयोग करेगा? अमानक इकाई। अमानक इकाई में क्या हो गया जानते हो? अमानक इकाई, जैसे हमें कुछ मापना हो तो हम डग या बिलस्त या बिलस्ता या हाथ माप के इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ये क्या कहलाता है? अमानक इकाई कहलाएगा। अब देख लो सर, शिक्षक बच्चों को अमानक इकाई की मदद से कापी, पुस्तक, दरवाजा आदि की क्या लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहेगा, है ना। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, है ना। कमरों, किसी भी कमरे की दूरी या किसी भी मैदान गेट की दूरी, है ना, ऐसी चीज़ें करवाएगा। अब देखो, शिक्षक आकृतियों में अंगूठे के निशान ये इस प्रकार लगाएगा। पत्तियों की ढेरी आदि की सहायता से कोई भी पैटर्न बनाएगा और उस पैटर्न पे चर्चा करेगा और समझाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक किसी विशेष दिन या सप्ताह के किसी दिन के बारे में चर्चा करेगा। कोई भी सप्ताह का दिन होगा, उस दिन क्या करेगा? बालक से चर्चा करेगा। साथ ही साथ माँ की पहचान करेगा, जो माँ है उसकी पहचान करेगा और परिवार पर भी चर्चा कराएगा। किस पे चर्चा कराएगा? परिवार पर। चलिए, इस प्रकार ये करेगा। अब देख लो क्लास 3, और क्लास 3 में अवधारणात्मक सोच, है ना, क्या क्या रहेगा क्लास 3 में, हम कैसे पढ़ाएंगे। देखो, क्लास 3 के बच्चों से हम क्या उम्मीदें रखेंगे? जो क्लास 3 के बच्चे हैं, है ना, बच्चे 4 तक की अंकीय संख्याओं को पढ़ सकें। क्या कर सकें? बच्चे 4 तक की अंकीय संख्याओं को समझ सकें, उनको लिख सकें,
उनका विस्तार कर सकें और साथ ही साथ गुणा कर सकें, प्रश्नों को हल कर सकें और भिन्नों को वस्तुओं से क्या करा सकें, भाग करा सकें और समझकर इसको लिखवा सकें और भाग के सरल प्रश्नों को हल कर सकें और आकृतियों की पहचान कर सकें। क्या कर सकें, जो आकृतियां दी गई हैं उनकी पहचान कर सकें, है ना। अब देख लो क्लास 3 चल रहा है। सीखने सिखाने में क्या करेंगे, शिक्षक बच्चों को दैनिक उपयोग में अर्थात दैनिक जीवन के उपयोग से संबंधित गणितीय प्रश्नों का निर्माण कराएंगे। वो कह रहा है कि दैनिक जीवन में जो बातें दी हैं उनको क्या कराएंगे, उनका इसमें निर्माण कराएंगे। क्या कराएगा कि दैनिक जीवन में जो चीज़ें दी गई हैं उनका उपयोग करते हुए गणित प्रश्नों का क्या कराएगा, निर्माण कराएगा और उनका क्या कराएगा, साथ ही साथ उनका अभ्यास भी कराएगा। अब देख लो आप, नेक्स्ट कह रहा है शिक्षक बच्चों को संख्या संबंधी क्या करेगा, पहेलियों से परिचित कराते हुए उन पर अभ्यास पत्रक की मदद से, देखो ये सीटेट में पूछा गया है सर, अभ्यास पत्रक की मदद से बच्चों से क्या करवाएंगे, अभ्यास कराएंगे क्लास 3 में। और शिक्षक बच्चों को दुकानदार और ग्राहक का खेल करवाएंगे। ये भी सीटेट में प्रश्न पूछा गया, क्या करवाएगा, दुकानदार और ग्राहक का इसमें खेल करवाएगा। क्या करवाएगा, दुकानदार और ग्राहक का खेल करवाएगा। ठीक है। अब चलिए सर आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है, शिक्षक दी गई संख्या के लिए मूर्त वस्तुओं को, है ना, अभी यही तो समझा रहे थे, मूर्त वस्तुओं को व्यवस्थित करके तथा अलग अलग करके गुणन तथ्यों में समझाने का प्रयास करेगा। क्लास 3 में किस थ्योरी को समझाएगा, गुणन को। और उसके साथ ही देख लीजिए शिक्षक सरल उदाहरणों के माध्यम से, देखो ये आया हुआ है सर, गुण गुणक व गुणनफल की अवधारणा को स्पष्ट करेगा, है ना सर। और जब ये स्पष्ट कर लेगा तो उस पर अभ्यास के बच्चों को क्या करेंगे, अवसर प्रदान करेंगे। ये भी आपका सीटेट में प्रश्न पूछा गया है, कब अवधारणा को किस प्रकार समझाएंगे। इसके साथ ही साथ शिक्षक किसी कागज, फल या अन्य वस्तु की सहायता से बराबर टुकड़े कराकर भाग की अवधारणा, तो भाग की अवधारणा किसके माध्यम से कराते हैं, फल के माध्यम से या किसी कागज के टुकड़े के माध्यम से। साथ ही साथ देखें शिक्षक चित्रों को ठोस की मदद से बच्चों द्वारा किसी दी गई आकृति या ठोस के टुकड़ों को भिन्नात्मक रूप में लिखवाएंगे। साथ ही साथ एक कैलेंडर प्रस्तुत करेंगे और उस कैलेंडर में दिन, दिनांक, माह इत्यादि तिथियों को बताएंगे। नेक्स्ट बच्चों को अंकीय संख्या के बारे में बताएंगे और दूसरी संख्या से वो छोटी कैसी है, दूसरी संख्या के बराबर कैसी है और एक अंकीय संख्या क्या है और एक अंकीय संख्या का भाग कैसे कराएंगे, ये अवधारणा भी बालक में समझाएंगे। तथा शिक्षक क्या करेगा, लकड़ी का गुटका या वैकल्पिक कोई भी सामग्री दिखाकर उसके आकार पर बातचीत करेंगे, है ना। कोई भी आकार दिखा देंगे या गुटका या कुछ भी, अब ऐसे ही पूछ लेंगे इसका आकार कैसा है ना, या कुछ भी हो सकता है। तो बालकों से आसानी से ये बातें पूछ सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं। अब देख लो शिक्षक बच्चों की मानक इकाइयों के प्रयोग की समझ विकसित करेंगे, समझ विकसित करेंगे लेकिन पूर्णतः मानक इकाइयों का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ये सीटेट में पूछा गया है, मानक इकाइयों के प्रयोग की समझ विकसित करेंगे, ना कि मानक इकाई को। मानक इकाई ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को स्केल टैप के द्वारा अपने परिवार में विभिन्न वस्तुओं जैसे कि मेज, कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई इत्यादि माप की अवधारणा को समझाएंगे, है ना। इसके साथ ही साथ शिक्षक बच्चों से समूह बनाकर दुकानदार और ग्राहक आदि का खेल भी खिलवाएंगे। अब देखो कक्षा 4 में बालक कैसे सीखेगा, ये आप जब 8 तक पढ़ लोगे ना सर, एक एक प्रश्न हम बनवा देंगे यहीं बैठ के, एक एक प्रश्न CDP का, कोई भी प्रश्न नहीं बिगड़ेगा। सिर्फ आप एक बार पढ़ लो और एक बार उस पर नोट्स में लगा देना, नोट्स में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और जब आप ये कर लोगे ना तुम भी,
है ना। तो आराम से ये सारे प्रश्न बनेंगे, भाषाई प्रश्न होते हैं, और जब तक इस भाषा को नहीं समझोगे ये प्रश्न आप नहीं। अब देखो 4 में क्या कह रहा, हम बच्चों से अपेक्षा, कक्षा 4 में बच्चे लाख तक की संख्याओं को जान लेते हैं और दैनिक जीवन में होने वाले लेन देन को समझ लेते हैं। कक्षा 4 में लाख तक की संख्याओं को जान लेते हैं और जीवन में होने वाले जो लेन देन की अवधारणा है उसको समझ लेते हैं। साथ ही साथ देखो कैसे हम सिखाएंगे, शिक्षक बच्चों को फ्लैश कार्ड के माध्यम से 6 अंक की संख्या पढ़ने और लिखने का, कक्षा 4 में क्या होगा, 6 अंक की संख्या फ्लैश कार्ड के माध्यम से बनाने का, उन्हें पढ़ने का, लिखने का और अभ्यास करने का क्या देंगे, अवसर देंगे। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों के हाथ में नंबर कार्ड, फ्लैश कार्ड देकर उनसे अलग अलग संख्या बनवाएंगे। क्या कराएंगे, उनसे अलग अलग संख्या बनवाएंगे। और साथ ही सर पेपर गत्ते के पिरामिड बनाकर, पेपर या गत्ते का पिरामिड बना लेंगे और विभिन्न संख्याओं व छोटे बड़े आकार आदि का ज्ञान भी कराएंगे। बात क्लियर होगी। 6 में क्या कराएंगे, हमने बता दिया क्लास 1 में क्या कराएंगे, क्लास 2 में क्या कराएंगे, क्लास 3 में क्या कराएंगे और क्लास 4 में। आज पूरा मैराथन रहेगा 2 घंटे 2.5 का, जितना मैंने पूरा मैथ आज में पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, है ना। चलिए अब देखो, अब वो कह रहा है, समझ लो आप लोग भी, वो कह रहा है शिक्षक कार्य पुस्तिका का प्रयोग करा के, देखो ये भी आया है, कार्य पुस्तिका का प्रयोग करा सकता है जोड़ व घटाने की संक्रिया को क्या करेंगे, मजबूत करने के लिए। कार्य पुस्तिका का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो जोड़ भाग है उसको बालक मजबूत कर सके, क्या कर सके, मजबूत कर सके। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों के व्यवहारिक जीवन से संबंधित इबारती प्रश्न, ये प्रश्न आया हुआ है सर, क्या आया है, इबारती प्रश्न, सीटेट में ये पूछा गया है। इबारती प्रश्नों का निर्माण करेगा और साथ ही साथ उन्हें हल भी करेगा। इबारती प्रश्नों का क्या करेगा, निर्माण करेगा और साथ ही साथ उन्हें हल भी करेगा। और दूसरी बात, शिक्षक भाग की सक्रिया में, है ना, बताएंगे भाज्य भागफल व शेष फल को श्याम पट पर सरल कराएगा, सरल करके हुए लिखाएगा, है ना। क्या करेगा, जैसे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, कैसे कैसे ये कट सकते हैं, 16 काय से कट जाए, 8 काय से कट जाए, 9 काय से कट जाए, है ना, और जो बार बार आ जाए। अब देखो शिक्षक विभिन्न प्रकार के श्याम पट पे, देखो फ्लैश कार्ड आपकी ट्रिक हो गई, फ्लैश कार्ड पर लिखकर उनमें अंतर बतवाएंगे और साथ ही उदाहरण देंगे और सम विषम एवं मिश्र भिन्न आदि का भी कक्षा 4 में हम अभ्यास कराने लगेंगे। किसमें, सम और विषम संख्याओं का, मिश्र भिन्न आदि का हम अभ्यास कराएंगे। साथ ही साथ शिक्षक पूर्व ज्ञान के आधार पर, जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर विभिन्न आकृतियां बनवाएंगे और जिसमें खुली आकृति होगी और इस पे चर्चा करेंगे। परिमाप की अर्थ, परिभाषा नहीं, परिमाप का अर्थ से भी अवगत कराएंगे, जो परिमाप होगा, है ना। क्लास 3 में परिभाषा नहीं होगा, परिमाप का क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। साथ ही साथ शिक्षक कक्षा या विद्यालय के प्रांगण में उपलब्ध छोटी बड़ी वस्तुओं का परिमाप भी बच्चों से निकलवाएंगे, साथ ही उनकी समस्यात्मक क्षेत्र में सहायता भी करेंगे। बालकों से ही कहेंगे कि ये क्षेत्र, ये विद्यालय है, इस विद्यालय का आपको क्या करना है, इस विद्यालय में देखना कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है ना। आप जाइए फुलवारी, कितने, जो फुलवारी की गैलरी है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी, इस पे हम क्या करेंगे, चर्चा कराएंगे। साथ ही साथ देख लो, शिक्षक बच्चों को क्यारी, बात कर रहा था अभी, या मैदान प्रांगण में जिसमें वर्ग और आयत बनाकर इबारती प्रश्नों का निर्माण, उनकी परिभाषा तो नहीं करेंगे, परिमाप होगा, परिमाप क्षेत्रफल निकालेंगे। ये पूरा गार्डन है और गार्डन में ये वाला क्षेत्र, ये तो वो ये पूछेंगे इस क्षेत्र का कितना आयतन है, क्या है, कैसा है ये, है ना पूरी। और यहाँ प्रश्न भी, इबारती प्रश्न भी लगा देंगे, इसकी लंबाई यहाँ से पूछेगा, ये मेन गेट है, मेन गेट
से इसकी लंबाई कितनी होगी, और ये वाली जो लास्ट बाउंड्री है ये से निकलने वाला ये ओपन गेट है, ये क्लोज गेट, इधर से इसकी लंबाई कितनी है या चौड़ाई कितनी, ऐसे प्रश्नों का निर्माण करेंगे। जब ऐसे प्रश्नों का निर्माण करेंगे तो वर्ग और आयत की अब बालक बहुत अच्छे से समझ लेगा। देखो, शिक्षक बच्चों को सारणी से अवगत कराएंगे तथा बच्चों को समाचार पत्र, ये भी सीटेट में पूछा गया, समाचार पत्र पुस्तक के विभिन्न प्रश्नों की सारणी देखना और साथ ही साथ सूचनाएं और सारणी बनाने का भी हम अभ्यास कराएंगे। अब देख लो कक्षा 5 में आ गए। अब जब कक्षा 5 में बालक आ जाएगा तो 1 करोड़ तक की गिनती को पढ़ सकेगा, लिख सकेगा और संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न भी कर लेगा। गणित संक्रियाओं पर जोड़ भाग गुणा घटाना किस पे आधारित, जोड़ भाग गुणा घटाना पर आधारित संक्रिया कर लेगा। जब ये कर लेगा सर, है ना, तो देखो कैसे करेगा, मतलब सीखने सिखाने की क्रियाएं कैसे सिखाएंगे बालक को कक्षा 5 में। अब बच्चा आ गया कितने में, कक्षा 5 में। अब कक्षा 5 में आ गया तो शिक्षक दैनिक जीवन से जुड़े किस पे, प्रसंगों के माध्यम से बच्चों को जोड़ घटाव की अवधारणा स्पष्ट करेंगे। जैसे बाजार में आप खरीदारी क्या करेंगे, है ना, निर्माण कार्य आदि करवाएंगे। इतने आपने चीनी ली, इतना शक्कर लिया, इतना नमक लिया, इतने पैसे थे, है ना, अब आपके पास कितने पैसे बचे हैं। ये सारी अवधारणात्मक सोच कब करेंगे सर, ये यहीं करेंगे। अब देख लो, शिक्षक गुणा एवं भाग दैनिक जीवन से जुड़े प्रसंगों के माध्यम से समझाएंगे। ध्यान रखना है, कक्षा 5 में पढ़ा रहे हैं तो दैनिक जीवन के माध्यम से गुणा भाग जोड़ घटाना किसके माध्यम से बताएंगे, दैनिक जीवन में जो चीज़ें प्रयोग हो रही हैं उसके माध्यम से समझाएंगे। शिक्षक अगर दशमलव की अवधारणा आपको समझाना है या स्पष्ट करना है तो खाद्य सामग्रियों का प्रयोग हम कर सकते हैं, दवा के पैकेटों का प्रयोग कर सकते हैं और समाचार पत्र से तापमान आदि एकत्रित कराकर हम एक प्रोजेक्ट बनवा दें तो उस प्रोजेक्ट के माध्यम से दशमलव की अवधारणा को हम समझा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दशमलव की अवधारणा को समझा सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है चीज़ें। जब आप 8 तक पढ़ लोगे ना इसको, फिर पेपर लगाना और थ्योरी पढ़ लेना, एक एक प्रश्न बनेगा। ये रामबाण पैडल है कहाँ, कौन पढ़ाता कौन है, ये वो तो सर थे हमारे, है ना, तो उन्होंने हमें पढ़ाया, वो हम आपको बता दे रहे हैं। वो भी कहते थे सर रजनीश ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये ट्रेनिंग वगैरह हमें सिखाई गई थी, है ना। तो ऐसे बच्चों को नहीं। अब देखो, शिक्षक बच्चों के उनके परिवेशीय चीज़ों से जोड़ेगा, जैसे घड़ी है, प्लेट है आदि की परिधि निकलवाने में सहायता करेगा। देखो परिधि का ज्ञान हो गया परिवेशीय वस्तुओं से। साथ ही साथ दैनिक जीवन के उदाहरणों द्वारा लाभ हानि भी कक्षा 5 में बताएगा। क्रय विक्रय की अवधारणा को बताएगा, स्पष्ट करेगा। किसकी अवधारणा की समझ स्पष्ट करेगा यहाँ पर, यानी करने नहीं लगेगा बालक, ये ध्यान रखना, है ना। अब चलिए आप, अब इसमें क्या देख रहा है, देख लो। शिक्षक TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑडियो का सहारा ले लेगा, वीडियो का सहारा लेगा, खुली आकृतियों का सहारा लेगा, है ना, बच्चों को दिखाएगा, उनसे सारी चीज़ें क्या करेगा, स्पष्ट करेगा। साथ ही एक चीज़ और देख ले, शिक्षक वृत्ताकार आकृतियों से बच्चों को क्या कराएगा, परिचित कराएगा, जो वृत्त की आकार की आकृति हैं। साथ ही शिक्षक कक्षा में फर्श पर अलग अलग माप के वृत्त बनवाकर उनमें केंद्र, त्रिज्या और व्यास और परिधि को भी समझाएगा। बोलो बात अब आई समझ में, कंफ्यूज हो जाते थे। कक्षा 5 में क्या क्या कराएगा, वृत्ताकार आकृतियों को सिखाएगा, उन आकृतियों से परिचित कराएगा और फर्श अलग अलग माप और वृत्त बनाकर केंद्र, त्रिज्या, व्यास और परिधि के बारे में बताएगा। क्या बताएगा, परिधि के बारे में। नेक्स्ट, शिक्षक प्रगति पत्र रिपोर्ट कार्ड पर आंकड़ों के आधार पर बच्चों को आंकड़ों के महत्व को बताएगा। साथ ही साथ बच्चों को वीडियो क्लिप और पुस्तक के माध्यम से दंडारेख भी, जिसे बार ग्राफ कहते हैं, बनाएगा। तो बार ग्राफ भी बनाना, दंडाकृति भी बनाना कक्षा 5 में सिखाएंगे। अंडरलाइन करो, ये सब आए हुए हैं, ये मैंने तो पढ़ाया दिया है, मुझे मैथ आता ही नहीं, इसी के दम पे तो पास होता था। पेडालॉजी, तो पेडालॉजी तो मैंने पूरी कवर कर रखी है बहुत अच्छे से, है ना। आप देखोगे, आपको दिखाएं शायद, हाँ बच्चों पे नहीं होती हैं, कहीं पड़ी होंगी इधर भी बुक्स, है ना, मैथ की, ये तो सारी लगी हैं,
देखो शिक्षण, ये देखो लोग कहते हैं, देखो देखो इधर सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कला, शिक्षण तकनीकी, है ना, मैथ की भी इसमें लगी और सारी पीडीएफ पड़ी हुई है अपने पास, है ना। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उनकी पीडीएफ भी पड़ी हुई है बहुत सारी, है ना। तो अब देख पा रहे हैं, अब देखो एक आपको हम पीडीएफ दिखाते हैं, आपको लगता है कि ये ऐसे ही हो गया, है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो इधर, हाँ देख लीजिए, वीडियो चल रही तभी तो दिखा रहा हूँ, सभी लोग देख सकें। अब देख लो, सिद्धांतों से संबंधित पेडालॉजी, ठीक, अभी हम क्लास उसी में चल रहे हैं। अब कुछ सिद्धांतों से संबंधित जो सिद्धांत पूछे जाते हैं, है ना, ये आपके जूनियर में भी पूछे जाएंगे सिद्धांत। कक्षा 5 तक हो गया क्लियर, 6 से 8 अलग बता देंगे। अब ये सिद्धांत दोनों में काम आएगा। देखो सिद्धांतों से संबंधित पेडालॉजी आपको नई तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना, और भी पढ़ लेना चैनलों पे, ऐसे नहीं, वो अपना उनका अलग सिस्टम है ना। अब देख लो टॉपिक मैथमेटिक्स का एजुकेशन स्टेज, है ना। देखो अधिगम की अवस्थाएं, बच्चा जन्म लेता है, किशोरावस्था तक गणित से संबंधित अलग अलग मानसिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों को 6 भागों में बांटा गया है। ये 1 से लेके 8 तक प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया? 1 से लेके 8 तक ये प्रश्न पूछा गया। देखो पहली है आरंभिक अवस्था, जन्म से 3 वर्ष तक। कौन है ये? आरंभिक अवस्था। इसको जन्म से 3 वर्ष, कौन सी अवस्था? आरंभिक अवस्था। मिलान अवस्था 3 से 5 वर्ष तक। परिमाणात्मक अवस्था 5 से 6, अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन पूछेगा। विभाजात्मक अवस्था 6 से 9, विभाजन करना सीख लेता है। गुणनखंडीय अवस्था 9 से 11 वर्ष, और संक्रियात्मक अवस्था 11 से 13। और अब देखो इनको सही से अब कर लेते हैं। अब देखो पहली अवस्था में क्या करेगा? आरंभिक अवस्था में बालक बता सकता है कौन सी चीज या वस्तु बड़ी है और कौन सी छोटी है। पहली अवस्था में क्या बता लेगा? कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी छोटी है, इसका ज्ञान बालक को हो जाता है। फिर दूसरा मिलान अवस्था, इसमें बालक 2 संख्याओं के नंबर और गिनती बोल सकता है और उसको मिला सकता है, बोलने के साथ साथ मिला लेगा। फिर परिमाणात्मक अवस्था, इसमें बालक विभिन्न तरीका से संख्याओं को व्यक्त कर सकता है। देखो बालक 4 + 3 7 भी कर लेगा, और 3 + 4 7 भी कर लेगा, 5 + 2 7 भी कर लेगा, है ना। यहाँ 6 + 1 7 भी कर लेगा। कर रहा है कि नहीं? तो ये कब आएगा? परिमाणात्मक अवस्था। तो यहीं से प्रश्न कर लेगा वो, ये ऐसा ऐसा कर रहा है, तो कौन सी अवस्था होगी? परिमाणात्मक। अब देख लो विभाजात्मक अवस्था में बालक स्थानीय मान की संरचना को जान लेता है। ये प्रश्न किसी भी ऑप्शन ने स्थानीय मान की अवधारणा या स्थानीय मान दिया हो, वो ऑप्शन ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा? सही कर दो उस पर बिना कहे। अब देख लो गुणनखंडीय अवस्था कर लेगा। साथ ही साथ देखो गुणनखंडीय अवस्था, इसमें क्या करेगा? 1 से दर्जन तक गिनती संख्याओं को लिख सकेगा, बता देगा। सक्रियात्मक अवस्था, इसमें ये आपकी पूछी जाती है 6 से 8 में। कौन सी अवस्था होती? सक्रियात्मक, जोड़ भाग गुणा को सफलतापूर्वक कर लेता है ये 6 से 8 में। स्थानीय मान को तो जान ही लेता है ना। इस प्रकार देखो स्थानीय मान कर रहा है, तो प्रश्न पूछता है स्थानीय मान पे अभ्यास या स्थानीय मान को बालक कब सीख लेता है, किस उम्र में सीख लेता है, तो इसमें उम्र का भी जिक्र है। देखो एक प्रश्न भी दिया है, प्रश्न 1, रामा विभिन्न तरीकों को संख्याओं को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 + 2, और तो निम्नलिखित में कौन सा आंसर होगा? बताओ जरा, कौन सा आंसर? अभी बताया था इसको, कौन सा हो गया? बस परिवारात्मक अवस्था ही आपका आंसर सही हो गया। देखो एक और, रामा की वह अवस्था है जिसमें संख्या संबंधी प्रक्रियाओं को सक्षम है, भिन्नों के संप्रत्यय को, क्या हो जाएगा इसमें? संक्रियात्मक अवस्था, संप्रत्यय को भिन्नों को जानने लगी। अभी बताया था, पीछे जाओ आंसर देखो। विभाजात्मक होगी का परिणाम भिन्न किसमें करने लगेगी? प्रक्रिया। देख लो, देखो जरा प्रक्रिया, इसका आंसर बताना आप लोग। चलिए इसका आंसर आप लोग बताना। अब देख लो 1 नंबर का बेन ले, देखो आपने वहाँ भी बेन ले पढ़ा और यहाँ भी बेन ले पढ़ो। देखो बेन ले की ज्यामितीय अधिगम सिद्धांत, है ना। बेन ले क्या कह रहा है?
इसका स्तर पूछता है। तो पहला स्तर कौन सा है? एक। जीरो स्तर, जीरो स्तर को क्या कहेंगे? स्तर जीरो, चाक्षुषीकरण मतलब विजुअलाइजेशन। विद्यार्थी है ज्यामितीय आकृतियों को, जो ज्यामितीय आकृति हैं उनके नाम बता सकता है। देखो जैसे बनावट, बासे जा कहो जा रोटी कैसी हो, तो वो कहेगा रोटी गोल है। उससे कहो आलू कैसा है, तो आलू इस प्रकार गोल है ना। इन अवधारणाओं को बालक समझ लेता है। अब देखो स्तर दो, इसको कहेंगे स्तर दो है विश्लेषण। एक स्तर, स्तर वन होगा विश्लेषण, स्तर वन में कर लेगा एनालिसिस। विद्यार्थी आकृतियों की विशेषताओं के में नियम ढूंढने लेता है। इसमें क्या कर लेगा? नियम ढूंढ लेगा और उनके बीच संबंध स्थापित। देखो ये इसमें देखो ये देखा है, पहला देखो, दूसरा देखो और तीसरा, तीनों में अंतर और नियम। अब बालक बता देगा ये जो संबंध है गोल ही, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। वो ये क्या कहेगा? ये कह देगा अंडा है, ऐसा कह देगा अंडा। इसको बता देगा आलू है, अंतर ढूंढ लिया। इसको बता देगा ये रोटी है, लेकिन रोटी थोड़ी लंबी हो गई, तो कुछ इसको इस प्रकार, इस प्रकार। तो ये क्या बता देगा? तो बालक कहेगा ये क्या है? ये साफ रोटी है, हल्की जली हुई है ना। तो उसने संबंध बता दिया कहीं ना कहीं। अब देख लो तीसरे स्तर में क्या करेगा? दूसरे में औपचारिक निगमन करने लगेगा, इनफॉर्मल डिडक्शन करने लगेगा। छात्र अनौपचारिक तर्क देना स्टार्ट कर लेता है और खोजी गई वस्तुओं में को नियमों के माध्यम से संबंध स्थापित, यही तो प्रश्न पूछता है। खोजी गई वस्तुओं में संबंध स्थापित करेगा। तो तीसरे स्तर में, जिसको कहते हैं अनौपचारिक, 0 1 2 3 स्तर, इसको 2 बोलेंगे अनौपचारिक, और क्रम इसका तीसरा रहेगा। अब देख लो इसको स्तर 3 औपचारिक निगमन में क्या रहेगा? फॉर्मल डिडक्शन। छात्र प्रमेय या थ्योरम को निगमात्मक नियम से सिद्ध करने लगेगा। देखो अब वो सारी चीज़ों को सिद्ध करने लगा है। अब वो कहने लगा ये ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ तो रोटी कैसे प्रॉपर रूप से ये कैसे बनेगा, और ये इस प्रकार कैसे, सारी चीज़ों को क्या करने लगा? यहाँ स्पष्ट करने लगा, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं स्तर, ये देखो चौथा दृढ़ता, है ना, रिगौर। इसमें इस स्तर पर छात्र विभिन्न अवधारणा के पद्धति प्रमेय स्थापित कर लेता और पद्धतियों का भी विश्लेषण करने लगता है, और विश्लेषण के साथ साथ तुलना, यही कर पूछेगा किस स्तर में बालक विश्लेषण कर लेगा, तुलना कर लेगा, है ना, और प्रमेयों में अंतर कर लेगा। अब देखो बालक यहाँ कर रहा है, देखो इधर नहीं कर रहा है, बालक सारी चीज़ें बता देगा, इसमें क्या भेद है, कैसे, ये देखो इस प्रकार की अवधारणा डिडक्शन, ये सारी अवधारणाएं बालक समझ गया और सारी अवधारणाओं को बालक जान गया, है ना। अब देखो यहाँ से एक प्रश्न बढ़ेगा, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं इसको, है ना, चूँकि बड़ा है, चूँकि हम सारा लेके चल रहे, एक में पूरा मैराथन टाइप का देख लेते हैं। इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखो बेनले, पहला स्तर क्या है? 0 स्तर है चाक्षुषीकरण, पहला 0 चाक्षुषीकरण। दूसरा क्या रहेगा? विश्लेषण करने लगेगा पहले में, है ना, 0 फिर पहला, फिर दूसरे में क्या? अनौपचारिक निगमन करेगा, है ना, फिर स्तर 3 में क्या करेगा? औपचारिक निगमन करेगा, और स्तर 4 में क्या करेगा? दृढ़ता आ जाएगा, और स्तर 5 में, है ना, 5 में स्तर 4 ही स्तर रहेंगे टोटल, कितने स्तर रहेंगे? 4, मतलब, और टोटल क्रम अगर देखा जाए तो 5 क्रम रहेंगे, यही पूछता है। बेनले में कितने हैं? 5 क्रम है, 0 से लेके 4 तक, यही तो पूछेगा। अभी सॉल्व करवा देंगे हम इसके क्वेश्चन, है ना, और जब इसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको आसानी से प्रश्न भी। अब देखो एक प्रश्न आता है माप की अवधारणा से, कहाँ से आएगा? एक प्रश्न बनेगा माप की अवधारणा से, आपका एक प्रश्न पूछता है सीटेट में, है ना, और यहाँ से पूछता है 1 से लेके 8 तक के बालकों के लिए, ये दोनों में कॉमन रहेगा, है ना। 6 में भी पूछेगा, 7 में भी पूछेगा, 8 में भी। देखो माप की अवधारणा विकसित करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षार्थियों का सरल अवलोकन के द्वारा वस्तुओं को सत्यापित कराते। हम क्या करेंगे? सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं का सर्वांकन करेंगे। साथ ही शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक, ये सीटेट में प्रयोग किया है, किसका? अमानक इकाई का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ
अंत में मानक इकाई का प्रयोग करते हुए मीटरी पद्धति में संबंध स्थापित। सबसे पहले माप की अवधारणा में अमानक इकाई, उसके बाद मानक इकाई का प्रयोग करेंगे। जैसे आपसे कहा गया इस कमरे की कितनी लंबाई, तो लंबाई हम पहले 1 2 3 4 10 डग, और 1 डग बराबर 1.5 फुट, है ना, तो मतलब 15 फुट का रूम हो गया। ये कह रहा है अमानक इकाई से मानक, ये सीटेट में पूछा गया है। सबसे पहले अमानक इकाई फिर मानक इकाई, जिसको मीटरी पद्धति कहते हैं। अब देख लो एक क्वेश्चन बनेगा क्षेत्र की अवधारणा से। यहाँ भी सीटेट में एक प्रश्न बनाएगा, सीटेट में एक प्रश्न बनाएगा क्षेत्र की। किसी भी विषय वस्तु की अवधारणा को समझाते हुए एक शिक्षक को चाहिए हुए वह प्रारंभ में दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण देगा। जब क्षेत्र की अवधारणा बताएंगे तो दैनिक जीवन से संबंधित क्या देगा, उदाहरण। उसके बाद तत्पश्चात विषय वस्तु की मौलिक अवधारणा को समझाएंगे और सूत्र को समझाएंगे और सिद्धांत आदि का क्या करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे, मतलब उसका प्रयोग कराएंगे। और साथ ही साथ शिक्षक हथेली का प्रयोग, पत्ते का प्रयोग की सहायता से किसी आकृति और क्षेत्रफल की क्या करा देंगे, तुलना कराते हमेशा आकृति और क्षेत्रफल की स्टार्टिंग, तब क्षेत्रफल की अवधारणा को हम समझ पाते हैं। अब चलिए एक प्रश्न यहाँ से बनता है, प्रेक्षण क्या है। सारे प्रश्न आज हम बना देंगे आपको। ये सीटेट यहाँ से एक प्रश्न बनाता है, यहाँ से सीटेट क्या करता है, एक प्रश्न बनाता है प्रेक्षण की अवधारणा। देखो वो बनाएगा, प्रेक्षण का अर्थ होता है अवलोकन यंत्रों का उपयोग करते हुए डेटा की क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है ना। और अतः प्रेक्षण सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति होती है किसके लिए, मतलब ऑब्जर्वेशन के लिए, जिसमें विमाओं को जाना जाता है और मापों और क्षेत्रफलों की तुलना समानता से। कहने का मतलब है प्रेक्षण से हमेशा क्षेत्रफल की माप होती है। तो अगर क्षेत्रफल की माप की जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, क्षेत्रफल की माप के लिए किसका प्रयोग करेंगे, क्षेत्रफल की माप के लिए हम प्रेक्षण का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे। और दूसरी चीज, किसी भी ऑप्शन में अगर प्रेक्षण दिया जाए तो ऑप्शन ऑटोमेटिक सही चला जाएगा। ऑप्शन कैसा चला जाएगा, ऑप्शन ऑटोमेटिक सही चला जाएगा। देखो एक प्रश्न बनेगा 10 ग्राम। 10 ग्राम का प्रयोग 2D आकृतियों को पहचानने के लिए किया जाता है 1 से लेके 5 तक। सीटेट में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि 10 ग्राम का प्रयोग कब करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है इसका उपयोग 2D आकृतियों को पहचानने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, 2D आकृतियों को पहचानने के लिए। दूसरी चीज, इसका विकास चीन में किया गया था और ये कैसा होता है, चौकोर होता है। इसमें आयत, वर्ग, त्रिभुज पहचान भी इसी से की जाती है। और जैसे 10 ग्राम में टुकड़ों को कुत्ता, बिल्ली आदि की आकृति यहाँ बना दी जाती है। जब ये आकृति बना दी जाती है किससे, ये छोटे छोटे टुकड़ों से। इसमें ये देखो दिए गए हैं 8, तो ये भी पूछा गया कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, है ना। और इसमें हम चाहे कुत्ता बना दें या बिल्ली, कुछ भी इसको बना सकते हैं। एक प्रश्न सर बनता आपका 10 ग्राम से, गिनतारा या अपकैकस से, 1 नंबर का। यहाँ से 1 से लेके 5 तक में 1 नंबर का यहाँ से प्रश्न बना है। वो कह रहा है इसका उपयोग योग किसके लिए किया जाता है, योग की अवधारणा के लिए। बस यही प्रश्न बनता है। घंटाड़े का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, योग की अवधारणा। इसे गणक या सांचा कहते हैं और इसका विकास कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। 1 नंबर बड़ी आसानी से आपका यहाँ से बन जाता है। अब चलिए देखो इस प्रकार से होता है ये, है ना, इस प्रकार से होता है ये। अब देख लो एक प्रश्न बनेगा आपका व्यवकलन घटाने से क्या होता है ना। एक बनेगा परिकलन। तो परिकलन को अंग्रेजी में कैलकुलेटर कहते हैं। ये किसके काम आता है, गणितीयकरण के, है ना। तो प्रश्न यही पूछेगा कि जो परिकलन किसके काम आता है, गणितीयकरण के। ये आपका पूछा गया है 1 से लेके 5 तक में। अब देखो संख्या चार्ट का क्या काम है। संख्या चार्ट को ग्रिड पेपर भी कहते हैं या नंबर चार्ट भी कहते हैं। इसका प्रयोग दशमलव संबंधी, बस सीटेट में यही पूछा गया है कि दशमलव भिन्नों का प्रयोग किसके लिए, तो ग्रिड चार्ट या ग्रिड पेपर, और उसमें भी उनकी त्रुटियां या कमजोरियों को दूर करने के लिए या कमियों को दूर करने के लिए इसे ग्रिड पद्धति भी कहा जाता है। पढ़े होंगे ना आपने ये,
ये क्या कहा जाता है, इसको ग्रिड पद्धति भी कहा जाता है। इसके बाद देख लो, एक प्रश्न बनता है जियो बोर्ड से, सीटेट आपका यहाँ जियो बोर्ड से भी एक प्रश्न बनता है। जीओडी जो होता है 2D आकृतियाँ बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? 2D आकृतियाँ बनाई जाती हैं। इसमें जैसे वर्ग होगा, आयत होगा, त्रिभुज होगा, ज़्यादा बनाया जाता है इस प्रकार। तो आपको ध्यान रखना, जियो बोर्ड 2D आकृतियों के लिए, बस यही प्रश्न सीटेट में पूछता है। किसके लिए होता है जियो बोर्ड का प्रयोग? 2D आकृतियों को बनाने के लिए। बस मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आता है, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। अब देखो, एक प्रश्न बनता है डॉट पेपर से, सिर्फ ये पूछा जाएगा डॉट पेपर का प्रयोग आकृतियों को बनाने के लिए, जैसे वर्णमाला के अक्षरों के माध्यम से समझने के लिए। तो डॉट पेपर का प्रयोग किसके लिए किया जाता? आकृतियों को बनाने के लिए। यही पेपर सीटेट में पूछा गया है। किसके लिए किया जाता? आकृतियों को। जैसे ये देखो इस प्रकार, है ना? नहीं आया? बना के दिखा दें क्या? इस प्रकार कुछ ऐसा, है ना? इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। चित्र भी लगवा दिए। अब देख लो, एक प्रश्न बनेगा आपका जियो बॉक्स से, सीटेट। पेपर उठा लेना, सारे पेपर यहीं से बन जाएंगे। आपको क्या लगता है ना? जियो बॉक्स, ज्यामिति से संबंधित गणितीय उपकरण बॉक्स में रखे जाते हैं, जैसे चांदा, स्केल आदि। अरे यार, ये नहीं होता था आपका जो बॉक्स हम लोग काटते करे बॉक्स लेन जाए रहे, भाई है ये जियो बॉक्स। एक प्रश्न बनेगा आपका सममित से, है ना? सिमेट्री, ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए, बस यही प्रश्न बनता है। सममित का प्रयोग ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए, इसे बिंदु शीट या डॉट पेपर भी कहते हैं, है ना? अब देख लो, अर्थ, आकार को मोड़ना, बाद में दो हिस्सों में एक दूसरे के समान सम्मिलित कर देना। जैसे ये देखो, ज्यामितीय आकृतियों, वर्ग, आयत, रेखा को दर्शाने के लिए सममित या डॉट पेपर या डॉट बिंदु का क्या करते हैं? प्रयोग। डायरेक्ट यही प्रश्न सीधा सीटेट में पूछता है। नेक्स्ट है परावर्तन। यह विषय पृष्ठ के अंत में, यह विषय पृष्ठ के अंत में अंकित होता है। अब देखो, एक प्रश्न बनेगा पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया से। किससे बनेगा? पुनर्समूहीकरण। एक प्रश्न यहाँ कहाँ बनाएगा? सीटेट में। अभी तुझसे ये सारे प्रश्न बनवाऊंगा मैं सीटेट के, ये पूरे सॉल्व करवाऊंगा यहीं बैठ के 10 मिनट में। अब देख लो, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं में, सुनो इधर, पुनर्समूह का जब हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं में जोड़ने में कठिनाई हो, बालक सामना करे, तब क्या करेगा? पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया होगी। मतलब अभाव हो, मतलब चीज़ों को कर नहीं पा रहा है। डायरेक्ट सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया कई बार, और जूनियर में भी पूछा गया, प्राइमरी में भी पूछा गया। और जब जूनियर का नहीं पढ़ोगे, प्राइमरी का नहीं पढ़ोगे, तो जूनियर का भी नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखो, काट ही नहीं पाओगे, भेद ही नहीं कर पाओगे कौन प्राइमरी का कौन जूनियर का। और जब प्राइमरी का पढ़ा होगा तो भले ही जूनियर का ना पढ़ा हो, फिर भी आप सॉल्व कर लोगे जूनियर का, है ना? अब चलिए, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं देखो कौन कौन सी। रेखाएं, ये 3 है आधारभूत। रेखाएं, रेखाखंड, किरणें, कोणों से परिचय और बहुभुज से परिचय, ये है। अब देख लो, ज्यामितीय समझ और बेन ले मॉडल के संबंध में कुछ बातें। यहाँ से एक प्रश्न बनता है संरचना से, बेन ले का अभी बताया था। एक और नया टाइप का प्रश्न ये कहेगा, गणित में ज्यामितीय समझ को समझने के लिए निम्न सोपान बताए। दूसरा, मानसिक चित्रण की बात करी इसने, विश्लेषण की बात करी, अनौपचारिक निगमन की बात करी, औपचारिक निगमन की बात करी, और निष्कर्ष की। यही तो बताया था। यहाँ से डायरेक्ट सीटेट में एक क्वेश्चन पूछता है। क्या करता है? डायरेक्ट सीटेट में एक प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है। अब देखो, एनसीएम मैथ। अब ये नालायक, ये तेरे अकेले काम आएगा। इधर देख, लुक ऑन दी बोर्ड, ये पूरा टोटल कंप्लीट करना है, तब मैं लगवाता हूँ। मैथ कैसे नहीं बनता है, मैथ का क्वेश्चन देखता हूँ। अब देखो, एनसीएफ की अगर बात की जाए तो यही प्रश्न आया है सबसे पहले 1975 में।
यही प्रश्न सारे बच्चे गड़बड़ कर आए थे सीटेट में। तो कब बात करी गई थी? 1975, फिर 1988, फिर सन 2000, उसके बाद 2005, और 2005 थी जब चौथी रूपरेखा तैयार की गई थी। और इसे किसने? एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया था। इसमें कहा गया कि एनसीएफ 2005 गणित वह है जो बालक का गणितीकरण करे। यही सीटेट में प्रश्न पूछा गया। गणित पढ़ाना क्या है? संख्याओं का ज्ञान नहीं कराना है, गणितीकरण का ज्ञान कराना। किसका ज्ञान कराना? गणितीकरण का ज्ञान कराना, ना कि संख्याओं का, ना कि बालक को ABCD और वो सिखाना। संख्याएं नहीं, गणितीकरण करना बालक का, डायरेक्ट पूछा गया। अब देख इधर एनसीएफ 2005 में देखें सर, गणित विषय पर चर्चा। क्या गणित विषय पे? बालकों को अपने विचार देने और कार्य करने की आज़ादी होनी चाहिए। बालकों को उनके विचार और उन्हें कार्य करने की क्या होनी चाहिए? आज़ादी होनी चाहिए। अगर बालकों को आज़ादी होगी तो वो सीखेंगे। दूसरों की भावनाओं तथा उनके कल्याण के प्रति बालक में संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। अपने से थोड़े नहीं होगा, हमने कर लिया हो गया, नहीं। दूसरी, नवीन परिस्थितियों में लचीला एवं रचनात्मक ढंग प्रस्तुत कर सकें। अब कहोगे सर तुम्हें ट्रिक कैसे पता थी उसमें? यहीं से तो मैंने ट्रिक निकाली। नवीनता हो जाएगा, लचीलापन हो जाएगा, रचनात्मकता हो जाएगा, परिस्थिति हो जाएगा। सही कहाँ से निकाला? यहीं से तो निकाला मैंने। उसके बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी भी बालक, और अनुभव को हमेशा बालक प्रकृति से जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा? अनुभव को बालक प्रकृति से जोड़ेगा, नेचर से जोड़ेगा। चलिए अब देख लो, बालक को अधिक से अधिक अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं। क्या कराए जाएं? अवसर, तभी तो अवसर वाला सही हो जाता। देखते हैं कैसे आज के बाद पेडालॉजी गलत होती है। एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसको 1-2 बार पढ़ लो, यहाँ बैठ के यहाँ पढ़िए इसको उसमें टिक करिए अनसॉल्व्ड में, नोट्स में। अभी इसके क्वेश्चन लगवाएंगे, शाम तक नहीं हिलने देंगे, 5-6 बजे तक। अब देख लो, एनसीईआरटी कुछ बातों पे बल दिया है। बच्चों में गणितीयकरण की क्षमता, देखो पहले ही मिल गया, ये सीटेट रखता है। दूसरा, रचनावादी बालक को बनाना, सक्रियता की भावना का विकास करना, अन्वेषण की भावना, गवेषण की भावना, खोजी प्रवृत्ति, और गणित की प्रक्रियाओं को ज्यामितीय से जोड़ना। यही तो बात थी, यही तो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। अब तुम कहते हो मुझे समझ में नहीं आता, मैं पढ़ना पड़ेगा ना पेडालॉजी, पढ़ोगे नहीं कहाँ से आ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं, ये देख लो। अब गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, देखे कहाँ से नहीं तुम्हें समझ में आता है गणित। आज गणित की खाल निकाल देंगे इसकी, है ना। देखो नेचर क्या कह रहा है, अर्थ। सबसे पहले गणित का, गणित एक महत्वपूर्ण विषय है। गणित वह विषय है जिसमें गणनाओं की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? और गणना। और गणना कभी भी झूठी नहीं होती है, और गणना कभी भी असत्य नहीं होती। गणनाओं से भाग नहीं सकते हैं, जैसे भागने लगे खाना खाएं, शाम तक नहीं मिलेगा खाना। आज देखते मैथ या तुम या हम। अब देख लो, गैलीलियो ने कहा है गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड लिख दिया है। बिल्कुल राइट है, परमेश्वर ने गणित में पूरा ब्रह्मांड लिख दिया। लोक महोदय क्या कह रहा है? गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन और मस्तिष्क में तर्क में क्या आदत स्थापित की जाती। तर्क और आदत। अब तुम कहोगे सर ये डेफिनेशन थोड़ी नहीं आएगी। डेफिनेशन नहीं आएगी, आदत शामिल है कि नहीं, मस्तिष्क में तर्क शामिल है कि नहीं, ये प्रश्न नहीं बना है। प्रश्न तो लगाए हैं, नहीं लगवाए। ये सर कैसे होगा, ये तो गलत हो सकता। अब देख लो ना, अब कहाँ से ये निकल के आ रहे, इसलिए सही हो सकते हैं। अब देख लो हागमैन क्या कह रहा, गणित सभ्यता और संस्कृति, ये पूछा है उस दिन, क्या कह रहे थे? सभ्यता और कल्चर है गणित, आपकी सभ्यता बताता है। साथ ही साथ रोजन वेकन का तो बहुत ही पॉपुलर है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है। या गणित को क्या कहा गया? कुंजी कहा गया सभी विषयों की। अगर गणित आ जाएगा तो सारे विषय आ जाएंगे, और गणित नहीं आएगा तो सारे विषय समझ में नहीं आएंगे। जबकि ऑक्सफोर्ड क्या कहती है डिक्शनरी, गणित मापन है, मात्रा है, परिणाम है और विज्ञान है। गणित मापन, मात्रा, यही तो प्रश्न था उस दिन। गणित क्या है? मात्रा और परिणाम है, और मापन भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गणित क्या है। तो देखो गणित क्या है,
देखो गणित गणनाओं का विज्ञान है, ये सीटेट में नहीं आया, बताओ सीटेट में नहीं आया, आया है। गणित मापतोल, मापन, मात्रा, परिणाम और दिशा का विज्ञान है। किसका भी विज्ञान है? दिशा का विज्ञान है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित व यथार्थ शाखा है। कैसी शाखा है? यथार्थ। गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? मात्रात्मक तथ्यों संबंधों का अध्ययन। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप भी है। गणित क्या है? विज्ञान का अमूर्त रूप। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की क्या होती है? आदत हो जाती है। गलती है, गणित में तर्क कब करोगे? मस्तिष्क आपका जब ही होगा जब आपने गणित को पढ़ा होगा। साथ ही साथ देखो, आप कहते हो सर गणित आता नहीं, आप गणित सॉल्व कर लेते हैं। पेडालॉजी को पढ़ा है दबा के, देख रहे पेडालॉजी, ये तो थोड़ी है, अभी 6 से 8 और है ना। आज इसी का लेते हैं पूरा मैराथन। देख, पढ़ के देख लो एक बार, एक भी प्रश्न छूट जाए गणित का, मास्टर बन जाओगे गणित में। देख लो, गणित आगमनात्मक, अभी यही बात कही था, आगमनात्मक से प्रयोगात्मक विज्ञान की ओर चलता है गणित। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। गणित विज्ञान वो है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उस दिन कह रहा था, ये प्रश्न आया था, सर आवश्यक तो नेगेटिव हो गया, तो आवश्यक के साथ निष्कर्ष नहीं लगा था, इसलिए पॉजिटिव हो गया। मैथ हमेशा मोस्ट इंपोर्टेंट ही निष्कर्ष निकालता है, क्या बचेगा फैक्टर, वही गणित है। जीवन का सार क्या है? मृत्यु। गणित का सार क्या है? गणित का निष्कर्ष क्या है? संख्याओं में संख्याएं निकालना, है ना। अब देख लो गणित का नेचर। गणित के ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। गणित क्या है? अमूर्त प्रत्यय है और मूर्त के रूप में परिवर्तित किया जाता है ना। और उसकी व्याख्या, तभी तो ये 6 से 8 में सही हो जाता है। मूर्त से अमूर्त परिवर्तित करते हुए इसकी क्या कर लेते हैं हम? व्याख्या कर लेते हैं। दूसरी देखिए, गणित की अपनी भाषा है। ये देखो, गणित की भी अपनी भाषा होती है, आया है। गणित की अपनी भाषा है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद से होता है, गणितीय प्रत्यय से होता है, जिसको मैथमेटिक कंसेप्ट कहते हैं, जिसको सूत्र से जोड़ा गया, जिसको थ्योरम से जोड़ा गया है, जिसको प्रिंसिपल से जोड़ा गया है, जिसको संकेतों से जोड़ा गया है। और भाषा को, गणित की भाषा को जन्म देते हैं। ये चीज प्रश्न आया, उल्टा पूछा देता, गणित किस भाषा को जन्म देता है? प्रत्यय को, संप्रत्यय को, संप्रत्यय को, सिद्धांत को, संकेतों को गणित देता है। पढ़ के तो देखो एक बार, पेडालॉजी खत्म। एक एक प्रश्न बनेगा, समय तो लगता ही है पढ़ने, और फिर 2 घंटे का भी नहीं है वीडियो। क्या अगर इसको 4 बार पढ़ लो चीजें बन जाए? बिगड़ के आ रहा है। अब देख लो, गणित का ज्ञान, गणित का ज्ञान यथार्थ होता है, क्रमबद्ध होता है, तार्किक होता है, अधिक स्पष्ट होता है, जिसे एक बार में ग्रहण करने से आसानी से नहीं बुलाया जा सकता है। गणित अगर आपने एक बार ग्रहण कर लिया तो आप भुला नहीं पाओगे, है ना। यही चीजें तो देखनी है। अब देखो पेडालॉजी, गणित के अंतर्गत संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं का परस्पर संबंध, संख्यानात्मक निष्कर्ष निकाला जाता है। क्या कह रहा है? गणित के अंतर्गत वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं का परस्पर संख्यात्मक निष्कर्ष निकालते हैं। अब देखें कैसे पेडालॉजी बिगड़े। गणित के अध्ययन से प्रत्येक प्रश्न सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। उत्तर संभावित होगा, लेकिन उत्तर कैसा होगा? निश्चित होगा, न बड़ा होगा न छोटा होगा, कन्फर्म होगा। साथ ही साथ गणित के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं होती है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। गणित अध्ययन में आगमन, निगमन, सामान्यीकरण योग्यता विकसित होती है। यही तो सीटेट में पूछा गया, क्या होता है गणित पढ़ने से? कहाँ से बिगड़ जाए आपका प्रश्न? पढ़ के देखो, चलो आगे बढ़ो, नोट्स में पढ़िए। गणित अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है, आत्मनिर्भरता का विकास होता है। सीटेट में पूछा गया सर, सीटेट में पूछा गया। देखते, आप उठने नहीं देंगे तुमको हम 5 बजे तक, देखते हैं।
आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर की भावना का क्या होता है, विकास होता है। साथ ही साथ देखिए गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है। ध्यान रखो, गणित किसी भी विषय का शिक्षा में स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि विशेष शिक्षा के उद्देश्य पूरा करने में कितना सहायक है। तो ये तो सहायक है ही, है ना। अब देख लो गणित के कुछ विचार हैं, इन विचारों को नहीं पढ़ेंगे, माध्यमिक स्तर आया नहीं पढ़ेंगे। अब देख लो कारण, गणित विज्ञान विषयों का आधार है। गणित मानव जीवन में घनिष्ठ संबंध है। गणित से बच्चों में तार्किकता आती है और तार्किकता का ही दृष्टिकोण गणित पैदा करता है। गणित विशेष प्रकार के सोचने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। पूछा गया सीटेट में कि नहीं, टेट में भी यह प्रश्न पूछा गया, गणित कैसा है, यथार्थ विज्ञान है। अब देख लो गणित के मूल, यहाँ से प्रश्न आया सर जी डायरेक्ट। गणित बौद्धिक मूल्य है, प्रयोगात्मक मूल्य है, अनुशासनात्मक मूल्य है, नैतिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य है, सौंदर्यपरक मूल्य है, कलात्मक मूल्य है, जीविकोपार्जन संबंधित और मनोवैज्ञानिक संबंधी इसके मूल्य हैं। क्या है, मनोवैज्ञानिक संबंधी इसके मूल्य हैं, है ना। करिए आके आइए फास्ट, रोक दो वहाँ थोड़ा। अब देखते हैं उसने क्या कहा था, गणित को यथार्थ माना था, क्रमबद्ध माना है, तार्किक माना है, अधिक स्पष्ट माना है। यही तो सीटेट में प्रश्न पूछता है, और एक बार ग्रेड कर लिया तो आसानी से इसको हम भुला नहीं सकेंगे। अब देखो गणित के अंतर्गत संपूर्ण वातावरण में पाई गई वस्तुओं का परस्पर क्या कराते हैं, परस्पर संबंध स्थापित करा देते हैं। जब परस्पर संबंध स्थापित करा देते हैं तो इसमें से संख्यात्मक निष्कर्ष भी निकलता है। बोले तो संख्याओं का क्या निकलता है, निष्कर्ष। और जब संख्याओं का निष्कर्ष निकलता है तो गणित के अध्ययन में प्रत्येक प्रश्न सूचना स्पष्ट होती है, उसका एक संभावित उत्तर भी निश्चित होता है ना। आगमन निगमन पद्धति भी होती है। इसके साथ साथ देखो ये गणित का स्थान है ना, तो ये स्थान तो नहीं इसमें बताएंगे हम आपको, ये देख लो, ये गणित का विशेष स्थान देने विज्ञान विषयों का आधार है, मानव जीवन से इसका घनिष्ठ संबंध है, तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है, साथ ही साथ विशेष प्रकार के सोचने का दृष्टिकोण प्रदान करता है, और गणित एक यथार्थ विज्ञान भी है। गणित क्या है, गणित एक यथार्थ विज्ञान के रूप में कार्य भी करता है। किसके रूप में करेगा, यथार्थ विज्ञान के रूप में कार्य करेगा। साथ ही साथ गणित शिक्षण का बौद्धिक मूल है ना, ये हमने आपको अभी बता दिया था। कहने का मतलब है, अब देख लो गणित के दर्शन मूल हो गया। अब देख लो गणित के मूल हो गया, है ना। अब देख लो स्कूल तक का दर्शन या गणित। अब वो कहला स्कूलों में गणित द्वारा गणित विषय को इस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए कि बच्चे गणित से भयभीत ना हो। जब आप पढ़ा रहे हैं तो वो भयभीत ना हो, इसकी बजाय उन्हें क्या आए, आनंद उठाएं। अब उस दिन बोल रहे थे सर आनंद गलत हो गया, आनंद उठाएंगे, मतलब एंजॉयमेंट आना चाहिए उनको गणित पढ़ाने में। ऐसा नहीं लगना चाहिए हुआ पढ़ रहे हम, नहीं, है ना। दूसरा क्या कह रहा है वो, बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे बात कर सकते हैं, जिससे संप्रेषण बना रहे, है ना। गणित में भी बात कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर गणित में कैसे बात कर सकते हैं, लोग नहीं कहते, जैसे हमसे कहते सर आप साइकोई में बात करते हो, तो गणित में भी गणित का टीचर गणित में ही बात करेगा, उसी लहजे से बात करेगा। दूसरी चीज़ देखो, बच्चे सार्थक समस्याओं को उठा सकें, ये प्रश्न बना है कि नहीं, और उनको समस्याएं जो सार्थक उनको हल भी कर सकें, और गणित की मूल संरचना को भी समझ सकें। और गणित में मूल संरचना ये सीटेट में पूछा है, गणित की मूल संरचनाएं कितनी है, तो देखो अंक गणित, बीजगणित, त्रिकोण गणित, 3 है मूल समस्या। इनको क्या कर सके, समझ सके, जान सके, इस पर विचार मंथन कर सके। साथ ही साथ देखो गणित की आधारभूत संरचना, ये प्रश्न भी बना है। देखो बीज गणित संरचना और तल रूप संरचना 2, तो
तो बीजगणित संरचना में योग होगा, गुणा होगा, सामान्यीकरण का अध्ययन करते हैं, ये पूछा गया है सर। और तलरूप संरचना में विभिन्न संप्रतियों को जानते, जैसे सीमा है, समीपता है, निकटता, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सीमा, समीपता, निकटता आदि का क्या करते हैं? अध्ययन। अब देखो गणित की भाषा, एक प्रश्न यहाँ से बनता है आपका, कहाँ से? गणित की भाषा से। गणित की अपनी एक भाषा होती है। अब जब गणित की अपनी एक भाषा होती है तो इसमें शब्द भंडार भी होगा, शब्द क्रम भी होगा, इसका पर्यायवाची भी होगा, संक्षिप्त रूप भी होगा। इनका संगठित क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। तो ये प्रश्न बना है, गणित की अपनी एक भाषा होती है, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? शब्द भंडार आएगा, शब्द क्रम आ जाएगा और पर्याय। साथ ही रॉजर बेकन के अनुसार गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार और कुंजी भी माना था। गणित भाषा के ये पद, प्रत्यय, सिद्धांत और सूत्र और संकेतन, तो 1 2 3 4 और 5। तो गणित भाषा के अंग कितने होते हैं? 5 अंग होते हैं, बस यही तो बात थी। तो पहला, दूसरा और तीसरा। गणित भाषा के देख लो कार्य क्या को, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देता है गणित? नहीं देता है। अब में तार्किक चिंतन होता है गणित पढ़ने से। इसके साथ साथ देखें आप, संकल्पना बना लेते हैं आप, शाब्दिक विभिन्नता आ जाती है आप में कि नहीं, और जो परिभाषिक शब्द हैं उनको आप सरल बना लेते हैं कि नहीं? नहीं बना लेते हैं। साथ ही साथ एक ही विचार को अलग अलग तरह से अभिव्यक्त भी कर लेते हैं कि नहीं? नहीं कर लेते हैं। विषय वस्तु को समझ लेते हैं कि नहीं आप? क्लियर हुई ये बात? अब आ जाओ, गणित एक भाषा के रूप में, गणित की भाषा क्या है? सरल बोधगम्य भाषा गणित के रूप में वर्णन करती है। मतलब ऐसी भाषा होना चाहिए जिसको बालक, भैया ध्यान रखो सर, मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ, ये एक टाइप का रिवीजन टाइप का आपका है ना, अभी इसको उस लेवल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में तो पढ़ाता हूँ, तो इसलिए आपका हो भी जाए। सही से एक वीडियो पढ़ लो, पूरा मैथ कवर हो जाएगा जूनियर तक का, एकदम ऑटोमेटिक। मानसिक स्तर के अनुसार बोध कराएंगे, ऐसा नहीं है कि आप बच्चा छोटा है उसको बड़ा स्तर का मैथ करा रहे हैं। सरल और परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कराएंगे। गणित की जटिलताओं को समझने में तार्किक चिंतन, देखो बार बार दे रहा, ये तार्किक चिंतन में आपका क्या आ जाएगा? सीटेट में ये भी पूछा गया है। अब देख लो आप, गणित भाषा के अंग, ये पूछा गया, कितने अंग हैं? पद है जिसमें चर और अचर आ जाएगा, दूसरा प्रत्यय आ जाएगा, तीसरा सिद्धांत, चौथा सूत्र, 5 संकेत। ये होता है माना कि ये और वाई। क्लियर हुआ? तो ये पूछा गया और ये जूनियर में भी पूछा गया। ये नहीं कि आपको ये लग रहा हो कि प्राइमरी में ही पूछा गया, जूनियर 6 से 8 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। अब देख लो आप, गणितीय भाषा के गुण। गणितीय भाषा किसी वस्तु की संकल्पना व नामों में अंतर करती है। क्या करती है? गणितीय संकल्पना या नामों में अंतर करती है। किसी एक विचार को अनेक प्रकार से नामांकन या व्यक्त करती है। कोई एक विचार है उसको नामांकित करेगी या उसको व्यक्त करेगी। साथ ही साथ संक्षेपण का प्रयोग करती है। संक्षेपण सीटेट में पूछा गया, तभी तो हमने इसमें ट्रिक में लिखा है, किसी भी ऑफर में संक्षेपण आ जाए आंसर सही होगा। साधारण भाषा को गणितीय रूप देना। कोई भी साधारण भाषा है, अगर आप गणित के टीचर हैं, गणित के अध्यापक हैं, तो उसको किस में? गणितीय पद में कन्वर्ट कर देंगे। साथ ही तार्किक शक्ति क्षमता का हम क्या करेंगे? विकास करेंगे। अब देख लो इसके मुख्य गुण देख लो, इसमें शुद्धता और समग्रता होती है, यथार्थता और सत्यता होती है, और सक्षमता होती है। ये सारी बातें सीटेट में पूछ चुका है। जब आपको अभी पेपर सीटेट के सॉल्व कराएंगे ना, मज़ा आएगा। जूनियर के भी हम करवा देंगे सॉल्व, आज बनवा देंगे जूनियर के भी, है ना। सारी सीडीपी के। मैथ नहीं आता वहाँ से आपको तो क्या, पेडागोगी तो आती है। चलिए देखिए आप, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार, ये बहुत पूछता है, नहीं पूछता है, 2005 मैथ प्रॉपर। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे के गणितीयकरण से है, यही पूछोगे। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना। क्या है? लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना। साथ ही साथ देखो इधर,
सामुदायिक गणित में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह मानव जीवन में एक दूसरे के परस्पर सहयोग की भावना रखता है। सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित का ज्ञान परम आवश्यक पड़ती है, क्योंकि समाज में सारे लेन देन व्यापार गणित पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए सामाजिक रूप से भी जो गणित है महत्वपूर्ण है। गणित की सारी बातें महत्वपूर्ण। अब देखो, नेपोलियन ने गणित को सामाजिक महत्व स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश को समृद्धता आती है। अगर आपका गणित अच्छा है तो आपके साथ साथ आपका देश प्रदेश भी उन्नति की ओर जाएगा। सॉरी। सामुदायिक जीवन में निम्नलिखित कुछ बात देखो, गणित अगर आपको अच्छा आता होगा, आपके नैतिक मूल्य अच्छे होंगे, सांस्कृतिक मूल्य भी अच्छे होंगे, जीविकोपार्जन भी अच्छे से आप कर लेंगे, मनोवैज्ञानिक मूल्य भी अच्छे होंगे, समाज में महत्व भी होगा। देखो, गणित आता होगा, कुछ नहीं तो गणित तो पढ़ा ही लोगे। और गणित के टीचर की क्या रहती है वैल्यू, क्यों रहती है? तो भाई तो वो कह रहा, आप मनोवैज्ञानिक रूप से भी तंदुरुस्त होंगे, जीविकोपार्जन का भी साधन हो जाएगा, कल्चरल वैल्यू को आप जान पाएंगे, है ना, मॉरल वैल्यू को जान पाएंगे। किसके द्वारा? गणित के द्वारा। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं सर सीटेट में ना, आप इनको हल्के में ले लो। सारे कहीं ना कहीं रिपीटर शब्द लिखे हुए हैं, कोई किताब में थोड़ी नहीं है। ये तो सारा हमने बनाया है इधर उधर से करके, थोड़ा पढ़ पढ़ के सर ने पढ़ाया, किसी ने पढ़ाया, उन चीज़ों को हमने कलेक्ट कर लिया। गणित में मूल्यांकन, एक क्वेश्चन बनता है सीटेट में। क्या बनता है? सीटेट में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, गणित में मूल्यांकन। देख लो, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानने का प्रयास करते हैं कि बालक में कितने हद तक सीखा है। मूल्यांकन क्या है? बालक कितने हद तक सीखा है, उसका रुचि कैसा है, व्यवहार क्या है, कहाँ तक परिवर्तन हुआ है। साधारण भाषा में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? मूल्य का अंकन करना, अर्थात विशेष विशेष की वैल्यू को जानना। ये तो हमने टॉपिक पढ़ा दिया। अब हमें किससे पढ़ना है? मैथ के परिप्रेक्ष्य से पढ़ना है। कोठारी आयोग ने मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग भी मूल्यांकन को माना जाता है। अब गणित में सर मूल्यांकन करेंगे कैसे? देखो, आप पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करके भी मूल्यांकन कर सकते हैं। ये सीटेट में बना है सर, प्रश्न गलत तो हुआ था, ये कर रहे थे तब कि संशोधन कहाँ से कर लेगा। परीक्षा प्रणाली को भी सुधार लाया जा सकता है, निर्देशन किया जा सकता है, परामर्श तथा उचित अवसर भी दिया जाएगा, और अध्यापकों की कार्यकुशलता एवं सफलता का भी मापन किया जाता है। बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तन की जांच की जाती है, बालकों की कमजोरी और योग्यता को भी परखा जाता है, और नवीनतम एवं प्रभावी विधि का भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अनुदेशन की प्रभावशीलता का भी पता लगाया जा सकता है, और प्रचलित शिक्षण विधियों की जांच भी की जा सकती है, जो इसमें शिक्षण विधि है। बोलो, बात समझ में आई? क्या समझ में आया? वो ये कह रहा है, जब हम मूल्यांकन करेंगे तो परीक्षा प्रणाली में सुधार करके भी किया जा सकता है ना, पाठ्यक्रम में भी संशोधन किया जा सकता है, अध्यापकों की कार्यकुशलता को भी जांचा जा सकता है, बालकों के व्यवहारों में क्या परिवर्तन आए उनको भी जांच सकते हैं, बालकों की कमजोरी क्या है और उनकी योग्यता है क्या है उनको भी जांचेंगे, और तब प्रभावी विधि का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ अनुदेशन की प्रभावशीलता का भी पता लगाएंगे। साथ ही साथ शिक्षण प्रविधियों की भी जांच भी हम करेंगे, जो हम शिक्षण विधि प्रयोग में ला रहे हैं ये इनके लिए हैं या नहीं है। पता लगे हम आप पे गलत प्रविधि का प्रयोग कर रहे हैं। संस्कृत पढ़ाता हूँ मैं, एकदम सटीक प्रविधि बैठती है, क्योंकि मुझे पता है ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है। मैं बार बार कहता हूँ, पेपर को जितना अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे, आज ये मैथ पढ़ लो, फिर पेडालॉजी लगा डालो सारे 2 दिन डट के, लगाने ही हैं, 1 बार फिर 2 बार फिर 3 बार फिर 4 बार, 5वीं बार में ऐसा होगा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा उस टाइप का, कैसा भी प्रश्न आ जाए, क्योंकि माइंड उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। अब देखो, मूल्यांकन प्रक्रिया सोपान, ये प्रश्न आया है, ये सीटेट में प्रश्न रखता है, नहीं रखता है? सीटेट में क्या रखता है? मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण करना। आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? 1 से लेके 8 तक के लिए, ना कि 6 से 8।
क्योंकि गणित हुआ, CDP हुआ, लैंग्वेज फर्स्ट हुआ, लैंग्वेज सेकंड हुआ, ये कॉमन होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है छोटा बड़ा, है ना, ये नहीं है। अधिगम अनुभवों की योजना बनाना, सबसे पहले जो आपने सीखा है, क्या सीखा है, कैसे सीखा है, इसकी योजना बनाएंगे और व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर हम क्या कहीं जाके तब मूल्यांकन कर पाएंगे। ऐसे नहीं है कि हमको पता ही नहीं है और हमने मूल्यांकन कर दिया, है ना। व्यवहार में परिवर्तन करके अच्छी परीक्षाओं के लक्षण, देखो यहाँ से एक प्रश्न सर बनता है, ये देखो अच्छी परीक्षाओं के क्या लक्षण होंगे, देख लो, साथ ही हैं। सबसे पहले जो अच्छी परीक्षा होती है विश्वसनीयता, देखो सीटेट में पूछा गया है, लिखा हमने रियलेबिलिटी। दूसरा वैधता, सीटेट टेट में पूछा गया है। नेक्स्ट वस्तुनिष्ठता, जिस परीक्षा पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है वह परीक्षा वस्तुनिष्ठ होती है। आपका व्यक्तिगत तो पड़ता नहीं, टिक लगाने उसमें तुम्हारा व्यक्तिगत क्या पड़ेगा। विभेदीकरण, विभेदीकरण से तात्पर्य उस गुण से है जिसके द्वारा पढ़ने में तेज, सामान्य, पिछड़े सभी बालकों को कोई भी भेद ना किया जाता हो, उसको कहेंगे विभेदीकरण शिक्षा। मतलब बालकों के साथ क्या नहीं किया गया, भेद नहीं किया गया। बोलो बात क्लियर हुई। और हम जब भी पढ़ाएंगे तो कठिनाई का स्तर जांच लेंगे, साथ ही साथ व्यापकता। अब देखो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, व्यापकता आपको पता नहीं होता, क्या पता व्यापकता, व्यापकता का तात्पर्य है परीक्षण का वह प्रारूप है जिसके द्वारा परीक्षण योग्यता विभिन्न पक्षों में मापने में समर्थ। आप कोई भी परीक्षण कर रहे हैं, अगर वो परीक्षण सही से हो जा पा रहा है, आप चीज़ों को माप पा रहे हैं, तो ही वही क्या कहलाएगा, व्यापकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यापकता कहलाएगा। ठीक है। अब देखो सहजता क्या है, आप ये कहोगे अब सर बनने लगेंगे, यही कहोगे, पेज मत गिनिए, अभी 6 से 8 स्टार्ट होगा, ये तो 1-5 है, 6 से 8, फिर उसके बाद ये रिवीजन चलेगा, अभी इसमें सेव है, आप ही से करवाएंगे, परेशान नहीं रखिए, मेहनत बनेंगे आपसे। देख लीजिए सहजता, वह परीक्षण जो निर्माण करने में, छात्रों द्वारा उत्तर देने में, अंकदान करने में तीनों पक्षों की दृष्टि से सरल हो, वह अच्छा परीक्षण अर्थात सहजता कहलाता है। NCF 2005 सहजता की बात करता है, व्यापकता की बात करता है, कठिनाई स्तर की बात करता है, ऐसे देखो वस्तुनिष्ठता की बात करता है और वैधता की और विश्वसनीयता की। कौन बात करता है, NCF 2005 अकॉर्डिंग टू मैथ। क्लियर हुई बात है। अब देख लो, अब मूल्यांकन की प्रविधियां, एक लिखित परीक्षा से मूल्यांकन कर सकते हैं, प्रश्नावली के द्वारा मूल्यांकन कर सकते हैं, मौखिक रूप में मूल्यांकन कर सकते हैं, चेकलिस्ट मापनी से मूल्यांकन कर सकते हैं, प्रयोगात्मक से मूल्यांकन कर सकते हैं, अभिलेखों द्वारा मूल्यांकन। तो कितनी प्रविधियां, 7। ये डायरेक्ट सीटेट में पूछा गया है ना, सीटेट में। अब तुम जाकर सब पूछे ही गए, आए हैं, पेपर लगा के देखो, पेपर ही नहीं पढ़े अभी तक, लगाए हैं पेपर, मतलब नहीं लगाए, लगाए हैं, बातें आ रही कि नहीं ये बताओ पहले, जो इसमें पढ़ा रहे आ रही, सिर्फ थ्योरी को छोड़ के सारा सब आ रहा हुआ, 5 थ्योरियाँ हैं वो अलग से पढ़ानी पड़ेंगी। देखो शिक्षण में समस्याएं कहाँ आई हैं, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, गणित के अध्ययन तथा अध्यापन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान करते छात्रों गणित के लिए रुचि विकसित करना और शिक्षक का मूल कर्तव्य है। जब हम बालकों में पढ़ाई के प्रति रुचि विकसित कर देंगे तो बालक सीखेगा। अब देखो प्राथमिक स्तर पर छात्रों की नींव कमजोर होना, इसलिए गणित कठिन लगता है। दूसरा, शिक्षार्थियों का शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो तो गणित सरल नहीं लगता है। गणित शिक्षण का सामना ना किया हो, अध्यापक के विषय का सही ज्ञान ना हो। अब अध्यापक को ज्ञान ही नहीं है पेडालॉजी का, और पेडालॉजी साहब पढ़ाए रहे तो क्या बच्चे सीखे, हाँ क्यों सर जी, सीखेगा कि नहीं, बाउंस हो जाएगा, उसको तो समय नहीं है ना, इसी में हम लगा दें आधा घंटा। वो तो इसलिए एक्सप्लेन करते चला जा रहा हूँ क्योंकि समय कम है।
अब सभी की सीडीपी डालनी है एक्सप्लेन कर करके, बड़े बड़े ये दो ढाई ढाई घंटे के, है ना। इससे बच्चा देखेगा और फिर समय मिलेगा तो पेपर सॉल्व भी कराते चलेंगे। समझ पा रहे हो? तो 4-5-7 वीडियो में बच्चा आसानी से देख लेगा, और जो देख लेगा उसका उद्धार हो जाएगा, और जो बस टरका देगा तो वो टरक ही जाएगा। ये ध्यान रखो, 7-8%, 6% ही रिजल्ट रहता है, वही रहेगा, है ना। अब देखो इसमें गणित शिक्षण विधि, अध्यापन विषय का सही ज्ञान ना होना, अभ्यास का अभाव। बेटा अगर आप अभ्यास नहीं करोगे, मैथ क्या किसी भी विषय पर अगर अभ्यास नहीं करोगे तो विषय आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम की संरचना। मैंने पाठ्यक्रम की संरचना पहले ही बता दी। मैथ कहाँ से स्टार्ट होगा? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 हो गई पेडालॉजी। फिर उसके बाद उससे संबंधित, फिर मैंने पेडालॉजी से संबंधित, फिर थ्योरी से संबंधित, अब मैथ प्रॉपर संबंधित बता रहे। दूसरी, आधुनिक शिक्षण विधियों की कमी। अगर आप ये हम क्या कर रहे हैं, आधुनिक शिक्षण विधि का ही प्रयोग तो कर रहे हैं, तभी तो इतना फास्ट हो रहा हो, समझ में भी आ रहा है। नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि चीज़ें अच्छी लग रही, बड़ा बड़ा छपा है, बस क्लिक करते जा रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा और हमें भी पढ़ाने में अच्छा लग रहा है। अब देखो यहाँ एक है गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, है ना, एरर एनालिसिस। यहाँ से 1 नंबर लला बनेगा बेटा भैया सर जी। देखो देखो पहला, बच्चों को प्रश्न हल सही या गलत घटाने के प्रति समझ दिखाने, त्रुटियों की लापरवाही, गलतियां नहीं है, इसके पीछे कोई एक तर्क है। पहले अनुभव के आधार पर सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन है, उसके कार्य का एक सकारात्मक पहलू है, परंतु उसका सामान्यीकरण गलत है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी बालक गणित में त्रुटि कर रहा है, ये सामान्य घटना है, सीटेट में पूछता है, तो ये तो ना तो लापरवाही है, ना बालक गलती कर रहा है। क्या कर रहा है? ये बालक की समझ को दिखाता है। किसको दिखाता है? अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है, जिसको कहेंगे जनरलाइजेशन। बोलो। और गलतियां करना एक सकारात्मक पहलू भी है, यही सीटेट में पूछा गया। अरे जो कैसे हुई है, जो ऐसे ही हुई है, गलती कर रहा है तो सकारात्मक पहलू है, अथवा एक सामान्यीकरण धारणा है, ये कोई गलत नहीं है, अनुभव के आधार पर है। जैसे देखो एक उदाहरण, 146 बराबर 214, ये 352 माइनस 146 कितना बचा, है ना। तो उदाहरण वो दे रहा है, तो कैसे दे रहा है? 219 लिख रहा है, कहीं ना गलती कर रहा है। क्यों गलती? उसने क्या गलती की बताओ? उसने यहाँ से ऐसा कर दिया, 3, 5, 2 और 1, 4, 6। बच्चे ने कैसा किया? मान कि ये 4 बच गए, जहाँ में 1 बच गई, जहाँ में 2 बच गई। ये कौन सी सामान्यीकरण अवधारणा है? ये गलत नहीं है, बच्चा गलत नहीं है, समझ रहे? ये कौन सी है? जनरलाइजेशन है। यही प्रश्न पूछता है, ऐसा प्रश्न देखे लेगा, ये क्या है? तो सामान्यीकरण है, सामान्यीकरण, है ना। ना तुम जा कर आओ लिख के चले आओ अवधारणा है, कौन सी? वो अवधारणा नहीं है यहाँ, ये सामान्यीकरण की अवधारणा है। बस यही प्रश्न पूछेगा 1 नंबर का। अब देखो, सामान्यीकरण में इकाई, दहाई, सैकड़ों के अंक बड़े छोटा घटाना बालक नहीं कर पाता है। समझ गए? ऐसे प्रश्न दिए जाएं, ऐसे कर लोगे। अब देखो, प्राथमिक स्तर पर बच्चों द्वारा गलतियां इसी प्रकार की होती हैं। ये गणित खासतौर पर अंक और बीजगणित की रचना का सूत्र विधि आधारित होती हैं। जैसे बड़े से छोटा घटाना, पहले बड़े में से छोटा घटाते हैं और बच्चा क्या कर रहा है? छोटे से बड़ा घटा रहा है। तो सामान्यीकरण अवधारणा बालक के अंदर विकसित नहीं है। तीसरा, बच्चों को मात्र सूत्र बता दिया जाता है और बच्चे उसका अनुकरण करने को कहा जाए, किसी भी सवाल को करते समय उसी तरीके से हल करेंगे। इसके पीछे तर्क समझ बालकों को ही है या नहीं है, यही तो बताएंगे। बता दिया, लेकिन गलत है। इस नियम में बालक सीखा हुआ लागू करता है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या घटाना, इसी नियम को सैकड़ों तक लागू करना सीख लेता है। अब देखो, इस एक प्रश्न यहाँ से सीटेट में हर प्रश्न में मिलता है, हर प्रश्न में 100%। और हमने कहा है जहाँ स्थानीय मान की अवधारणा दी जाए भाई आंसर सही होगा। बेचैनी हो रही क्या? बेचैनी नहीं होनी चाहिए। अब दिन में ऐसे ही चलेगा बेटा, है ना। अभी हम नाश्ता भी मंगा देंगे। अब देखो, स्थानीय मान में क्या है? दूसरी कक्षा में बालक कोई संख्या निकालें तभी बालकों को जवाब, जैसे उससे ये क्या 246, अब वो कितने लिख लो? 246 की जगह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख,
कर रहा है। तो इसमें क्या है, स्थानीय मान की अवधारणा नहीं आ रही है वालों को। अगर ऐसी गलती कर रहा है और किसी भी ऑप्शन में तुम्हें स्थानीय मान की समझ प्रश्न में दिया हो, सीधा वही टिक करना है, दैट्स ऑल, 1 से लेके 5 तक। अब देख लो, इधर आ जाओ। तो ये बात तो ये रही, इसमें कुछ नहीं बताना है आपको। भिन्नों के जोड़ का घटाना, एक यहाँ से सीटेट में प्रश्न पूछता है, किसमें भी पहुँचता है, देखो इधर सीटेट में, भिन्नों का जोड़ व घटाना। इस क्षेत्र में भी बालक त्रुटियां करता है। भिन्नों को जोड़ने घटाने को हर या हर से एवं अंश को अंश से जोड़ देता है। देखो गलती कर रहा है, भिन्नों के जोड़ या घटाव, देख लो। तो इस प्रकार की स्थिति ये भिन्नों का जोड़ एवं घटाव से संबंधित होगी। 1 नंबर सीटेट का त्रुटियां कर रहा है। कैसी त्रुटियां कर रहा है, जोड़ने में और घटाने में, हर को हर से और एवं अंश को अंश से कर रहा है, जबकि होता अलग है ना। तब जब ऐसी त्रुटि करे तो यहाँ भी सर जी कौन सा आंसर रहेगा, ये भी जूनियर में ही भी पूछता है। अब देखो धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं, सीटेट में ये क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से क्या पूछता है सीटेट में, मैटर देखो आप अपना मास्टर साहब का, ये क्वेश्चन बाहर चला जाए पढ़ तो लो एक बार, ऐसे ही थोड़ी नहीं 100% रिजल्ट रहता कोई कभी। अभी एक बिटिया मिली, एक यहाँ जो बैच चलता है, तो वो दुकानदार ने बुलाया सर कि वो 10-12 लोग आए थे सर, वो पूछ रहे थे रजनीश सर कैसा पढ़ाते हैं। तो हमने बोल दिया तुम काऊ से जा पूछियो, फेल को बा उनको पढ़ो, पास की ना पूछो। इस जिला इटावा में कोई ये कह दे एक बच्चे को छोड़कर कि रजनीश सर से हम पढ़े और फेल हो गए, एक बच्ची फेल है, बाकी कोई भी फेल नहीं है। कम से कम 2-2.5 हज़ार तो बच्चे पढ़ ही गए होंगे, नॉर्मल ज़्यादा पढ़ गए होंगे, कोई सिंगल कह दे फेल है ना। क्यों, मैटर की वजह से रटाते हैं, कहाँ से आएगा उसको करो बार बार, क्यों नहीं, ये क्या कर रहे हैं हम इसको फिर रिपीट कर देंगे, एक दिन फिर डाल देंगे यूट्यूब, पढ़ो, है ना। अब देखो वो क्या कह रहा है, धनात्मक, देखो धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों वाली संख्याओं के साथ काम करते हुए त्रुटियों को देखते एक सामान्य गलत धारणा यह है, जैसे 2 ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ना, गुणा करने पर धनात्मक परिणाम आता है। 2 को जोड़ दिए तो क्या है, धनात्मक है। सही है कि नहीं, हो जाए, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिक क्या मान लेते हैं, तो मान लेते ही हैं पॉजिटिव। यह अवधारणा बालकों में तब आती है जब बालक नियम सीख लेता है, और अगर नियम नहीं सीखेगा तो बालक क्या कर देगा, देखो इस प्रकार गलती कर देगा। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक वाले टॉपिक से पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। यहाँ देखो गणितीय शिक्षण में होने वाली त्रुटियों के कारण, एक क्वेश्चन सीटेट में यहाँ से पूछता है कि बालक कौन कौन सी त्रुटियां करता है। गणित शिक्षण में बालक में तत्परता और एकाग्रता का अभाव होता है। अगर आप में तत्परता और एकाग्रता नहीं है तो आप प्रश्न को गलत कर दोगे आसानी से, और अगर आप में तत्परता है, एकाग्रता है, तो निश्चित तौर पे प्रश्न सही करो। बालक में गणित के प्रति आपका जो नकारात्मक दृष्टिकोण है उसको रिमूव कर दो, कल्पना शक्ति का विकास कर लो आप, और स्मरण शक्ति का अभाव अगर होगा तो भी आप त्रुटियां करोगे, स्मरण शक्ति को बढ़ाएं। बालकों में विश्लेषण और संश्लेषण करने की योग्यता के अभाव के कारण त्रुटियां करते हैं, गणितीय गणना के अभाव के कारण त्रुटियां करते हैं, आत्मविश्वास की कमी और आत्मनिर्भरता का अभाव होता है, तब आप गलतियां। दूसरी गलती, अध्यापक द्वारा छात्रों को गलतियों की सुधारने हेतु पर्याप्त अवसर न देना। जब बालक को पर्याप्त अवसर नहीं देंगे तो भी बालक गलती करेगा कि नहीं, है ना। तो बालक को पर्याप्त अवसर भी सुधारने के, भाग देने में तथा गुणा करने में हासिल गलत अगर करता है तो भी बालक क्या करेगा, गलतियां करेगा। भिन्नों में हर तथा अंश का गलत प्रयोग करने से गलत करेगा, और समीकरण अगर गलत बनाता है तो बालक निश्चित तौर पे गलती करेगा। एक प्रश्न बनाता है कि बालक गलतियां कर रहा है, तो इस प्रकार टाइप की बालक क्या करेगा, गलतियां। अब देखो गणित शिक्षण में शुद्धता, अब जो ये गलतियां कर रहा है इसको सही कैसे किया जा सकता है। पहला है, छात्रों को गणित में सही गणना कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अरे बहुत बढ़िया आपने किया बेटा, वाह मज़ा आ गया, जाओ समोसा ले आओ, दो वजह जाओ। फिर है, छात्रों में परिणामों और उत्तरों की जांच करने की
आदत का विकास करना और गणित की समस्याओं को हल करने से पहले उस समस्या को समझने तथा विश्लेषण करने की आदत का विकास करना, साथ ही समस्या को हल करने से पूर्व व्यापक स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या ज्ञात करना है तथा कैसे ज्ञात करना है। ये बात भी बालक को बता दो, और जब ये बात बता दोगे तभी बालक चीज़ों को समझेगा, अन्यथा नहीं समझेगा। और गणित में शुद्धता कार्य करने के लिए अभ्यास कार्य, जिसको कहते हैं ड्रिल वर्क, पर विशेष बल देना चाहिए। क्या देना चाहिए? विशेष बल ड्रिल कार्य पर। नहीं, यहाँ सही हो जाएगी मैथ में, मैथ में ड्रिल सही होगा। यही तो सुनना चाहते थे आप, यही तो गलत आप करते हो क्वेश्चन। यहाँ क्या हो जाएगा? ड्रिल, मैथ, है ना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे ही तो डिपेंड कर रहा है। और है क्या इसमें, है ना। अब देख लो निदानात्मक या उपचारात्मक, है ना, एक मिनट, है ना, निदानात्मक या उपचारात्मक कराते हैं। तो निदानात्मक में क्या है, उपचार में क्या करेंगे, है ना, डायग्नोस्टिक। निदानात्मक गणित में शिक्षक छात्रों को गणित के अध्ययन का क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं उसका पूछेगा। जैसे आपको का समस्या आ रही, तो का कठिनाई आ रही, कठिनाई का स्तर कैसा है, इसका पता लगाने को ही निदानात्मक हम परीक्षण कहेंगे, है ना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है निदान करना, जानना या पता लगाना। अब देखो, जब निदान करें तो पूरी बात पढ़ लो। यहाँ योकम और सिम्पसन महोदय ने एक बात कही है, उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदान शिक्षण के बाद आता है। तो ध्यान रखना है कि उपचार कब आएगा? निदान के बाद आएगा। तो पहले निदान आएगा फिर उपचार आएगा। यही सीटेट में एक बार पूछा गया। हाँ ठीक, बीमारी पहले पता करेंगे। जी जी। अब निदानक परीक्षण के कुछ बिंदु हैं। उन विद्यार्थियों, देखो ये बिंदु आपके लिए सर महत्वपूर्ण है, बस यहीं से प्रश्न एक बनेगा। उन शिक्षार्थियों को खोजना जिन्हें सहायता की क्या है, आवश्यकता है। त्रुटियां कहाँ हो रही हैं और त्रुटियां क्यों हो रही हैं, और निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य है विश्लेषण करना, ना कि आकलन करना। ये बात महत्वपूर्ण है। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्लेषण करना, ना कि आकलन करना। हम क्या करेंगे? विश्लेषण। और ये हमेशा गुणात्मक होता है। ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया है। क्या पूछा है? जो निदानात्मक होता है वो कैसा होता है? गुणात्मक होता है, और मात्रात्मक नहीं होता है। कैसा होता है? गुणात्मक होता है, ना कि मात्रात्मक। अब देख लो, निदानात्मक, शैक्षणिक निदानात्मक परीक्षण और शारीरिक। पहला शैक्षणिक निदानात्मक होगा और दूसरा शारीरिक निदानात्मक। निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्य गणित संबंधी कमजोरियों एवं विशेषताओं का पता लगाना। बच्चों में कमजोरियां कहाँ हैं और उन विशेषताओं का क्या लगाएंगे? पता लगाएंगे। और पिछड़े बालकों की क्या करेंगे? पहचान करेंगे। और गणित विषय के अध्ययन अध्यापन की क्रियाओं में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। और साथ ही साथ उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करेंगे। और गणित शिक्षण में परिवर्तन लाने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देंगे और मूल्यांकन को प्रभावशाली बनाएंगे। मूल्यांकन को क्या करेंगे? प्रभावशाली। और छात्रों की जो अच्छाइयों के आधार पर शैक्षणिक निर्देशन भी देंगे। ये भी सीटेट में पूछा गया। क्या करेंगे? शैक्षणिक और उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ये भी आपका सीटेट में पूछा गया। किसका प्रयोग करेंगे? उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दूसरा देखो, चरण। ये प्रश्न एक बनेगा सर इसमें, सर ये 1 नंबर का बनेगा सीटेट में। यहाँ से चरण में से क्या बनेगा? निदान के चरण। सीटेट पहले क्या करेगा? समस्यात्मक बालक की पहचान करेंगे। किसकी? सबसे पहले बालक की पहचान करेंगे, फिर बालक त्रुटि कहाँ कर रहा है और त्रुटि के कारण क्या है और त्रुटि का उपचार कैसे किया जाए, उपचार के बाद ध्यान केंद्रित कैसे दिया जाए कि समस्या दोबारा उत्पन्न ना हो। ये प्रश्न हमेशा हमेशा सीटेट में 1 नंबर का पूछता है। नैदानिक परीक्षा के चरण। तो पहला चरण समस्या की पहचान, त्रुटि कहाँ कर रहा है, उसका कारण क्या है, उपचार कैसा है और उस पर कैसे कैसे ध्यान दिया जाए। अब देखो उपचारात्मक रिमेडियल टीचिंग।
इसका अर्थ क्या होता है? शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अपने छात्र की अधिगम संबंधी दोषों की क्या करता है, या कठिनाइयों को दूर करने की गति प्रगति को बढ़ावा देता है ना। ये रहेगा इसमें। अब देख लो आज उपचारात्मक विधि के सिद्धांत। उपचारात्मक शिक्षण छात्रों में आयु, योग्यता और अनुभव के अनुकूल होना चाहिए। जिस उम्र का बालक है उसी उम्र की आपकी उसकी समस्याओं को रिमूव करना। अध्यापक को निदानात्मक परीक्षण में कैसा होना चाहिए? दक्ष होना चाहिए। वो निदान कर रहा है, वो सही से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। नंबर 3, उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बालक में उत्साहवर्धन भी करना चाहिए। जब आप उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं तो बालक में उत्साह की भावना जागृत, तथा बालकों में अभ्यास ज़्यादा से सक्रिय होना चाहिए, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराना चाहिए और छात्र को अपनी सफलता का शीघ्र परिणाम मिलना चाहिए। अगर बालक कुछ कमियों को रिमूव कर रहा है तो उसे शाबाशी दो और अच्छे तरीके से बालक को लगना चाहिए कि सर मैंने इस चीज़ों को समझ लिया। उपचारात्मक उद्देश्य क्या होते हैं? देखो, उपचारात्मक अधिगम संबंधी कठिनाइयों को और दोषों को या त्रुटियों का बिल्कुल अंत कर देना चाहिए, और जो बालक की दोषपूर्ण आदत है और जो दोषपूर्ण मनोप्रवृत्ति है उसको समाप्त कर देना चाहिए, और बालकों में आवश्यक कुशलताओं को सिखाना चाहिए। और साथ ही साथ है ना, और उपचारात्मक शिक्षण बालकों की प्रक्रिया कैसे करोगे, यहाँ से CTET में एक प्रश्न आपका बना है, प्राइमरी में भी बना है सर और टेट में भी बना है। देखते हैं क्या क्या बना है। बालकों को तर्क करने के और सोचने के अवसर देना चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक छात्र की त्रुटि एवं दोष को व्यक्तिगत रूप से पता लगा के उसको दूर करना चाहिए। साथ ही छात्रों को क्रियाशील रखने हेतु प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। जब हम छात्र को सिखा रहे हों तो किसका प्रयोग करेंगे? क्रियात्मक रूप से प्रश्नोत्तर विधि का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ अधिक कमजोर छात्रों को कक्षा के बाद आवश्यकता अनुसार परामर्श देकर गणित सीखने में क्या करनी चाहिए? सहायता। ये आया हुआ है प्रश्न भैया कि बच्चों को क्या करेंगे? आवश्यकता अनुसार परामर्श देंगे। बालक की समस्या को हल करते समय अध्यापक की भाषा सरल और मधुर होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं लगे हमारे ऊपर थोपा जा रहा है या डांट रहे हैं हमें, है ना। उसको ये लगे सर हमें समझा रहे या पढ़ा रहे। नेक्स्ट, छात्रों को हमेशा उत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित। देखो CTET में ये पूछा गया है कि छात्र को क्या करना चाहिए? उत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित, है ना। तो इस प्रकार देखते हैं मित्रों, मैथ पूरा हमने 1 से लेके 5 तक हमने क्या किया सर? मैथ, है ना सर, मैथ को, है ना। और ये मैथ है 1 से लेके 5 तक, बल्कि ये काम करेगा 1 से लेके 8 तक, है ना। मैंने पूरा मैथ कवर किया। इस वीडियो को आप पढ़ लो, है ना, और आप पढ़ोगे तो निश्चित तौर पे जो आपके पेडागॉजी के सवाल हैं वे आपसे आसानी से बन जाएंगे, है ना। अगर चैनल हमारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।